इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 16 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स और जो टॉपिक है दैट इज फाइल मैनेजमेंट। सो सबसे पहले देखते हैं कि फाइल किसको कहते हैं। व्हाट इज अ फाइल? अ फाइल कैन बी डिफाइंड एज अ डाटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या स्टोर किया जाता है? सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम। फाइल्स जो स्टोर होती हैं वो एक कंप्लीट फाइल सिस्टम में स्टोर होती हैं। तो हम आगे देखेंगे फाइल सिस्टम किसको कहते हैं। सो फाइल सिस्टम विच मे एग्जिस्ट ऑन अ डिस्क और इन द मेन मेमोरी। वो डिस्क में भी एग्जिस्ट कर सकता है वो कंप्लीट फाइल सिस्टम, या मेन मेमोरी में भी। सो देखिए टॉपिक भी हमारा क्या है? कंप्लीट फाइल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम पूरा फाइल सिस्टम, फाइल सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फाइल्स कैन बी अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल भी हो सकती है, मतलब बिल्कुल ही प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स फाइल्स भी होती है, मतलब उसमें फॉर्मेटिंग होती है, स्पेशली फॉर्मेटेड फाइल्स भी होती हैं। नाउ द कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज नोन एज डायरेक्टरी। बहुत सारी फाइल्स के कलेक्शन को कहा जाता है डायरेक्टरी। एंड द कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज एट द डिफरेंट लेवल्स इज नोन एज फाइल सिस्टम। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो फाइल्स ही स्टोर हो रही है, वही ऑर्गेनाइज हो रही है। भले फाइल्स के कलेक्शन को डायरेक्टरी कहा गया है, फिर और दो तीन डायरेक्टरीज या कुछ डायरेक्टरीज, एक लेवल की डायरेक्टरीज मिलके हायर लेवल डायरेक्टरीज बन रही है, फिर वो मिलके कुछ और हायर लेवल डायरेक्टरीज बन रही है। तो भले हायर लेवल्स पे इसको डायरेक्टरी कहा जा रहा है, स्टिल इसको क्यों हम फाइल सिस्टम कहते हैं, डायरेक्टरी सिस्टम क्यों नहीं कहते? क्योंकि अल्टीमेटली तो फाइल्स है ना, बिल्कुल कोर पे देखा जाए तो हर चीज एक फाइल है। डायरेक्टरी तो बस उस कलेक्शन ऑफ फाइल्स को ही कहा गया, इसलिए कंप्लीट इस हायरार्की को हम कहते हैं file system. So the collection of files is known as directory, and the collection of directories at the different levels is known as file system. Now अलग अलग तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, तो और एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फाइल का। अ फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क। किसी भी स्टोरेज पे, स्टोरेज मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स और ऑप्टिकल डिस्क। तो फाइल क्या है? नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए जब डायरेक्टरी बना रहे हैं ना, तो सिमिलर टाइप की फाइल्स को एक डायरेक्टरी में कर दे रहे हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कैसी भी फाइल को एक उसमें डाल दिया, ये कर सकते हैं बट ये फिर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन नहीं कहलाएगा, ये अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। नाउ इन जनरल अ फाइल, जनरली फाइल को यदि पूरा उसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम देखें तो क्या होगा? In general, a file is a sequence of bits, bytes, lines or records whose meaning is defined by the file's creator and user. फाइल होती क्या है? अल्टीमेटली सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स, लाइन्स या रिकॉर्ड्स डिफाइंड बाय। अब वो फाइल को कैसे क्या डिफाइन करना, वो तो फाइल जो बनाता है जो क्रिएटर है या फिर जो यूजर है उस फाइल को यूज कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो देखिए कंप्लीट हायरार्की है। सपोज कोई डाटा है, आपने उस डाटा से एक फाइल बनाई, अलग अलग फाइल्स बना ली अलग अलग डाटा से, फिर और उन फाइल्स के कलेक्शन को क्या कहेंगे? डायरेक्टरी। बहुत सारी फाइल्स को एक ही, बहुत सारी फाइल्स के एक कलेक्शन को हम डायरेक्टरी कहेंगे, और फिर बहुत सारी डायरेक्टरीज के कलेक्शन को फिर अपर लेवल डायरेक्टरीज। ऐसे डायरेक्टरीज का भी लेवल्स बढ़ा सकते हैं। तो ये कंप्लीट डाटा, फाइल्स, डायरेक्टरीज, पूरी हायरार्की को फिर हम कंप्लीट को क्या कह देते हैं कि वो कहलाता है फाइल सिस्टम। नाउ अब फाइल सिस्टम्स में देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या क्या है। File systems. File system is the part of the operating system which is responsible for file management. Actually पूरा file system कौन देख रहा होता है? Operating system। ये file system part of operating system है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल रहता है कंप्लीट फाइल मैनेजमेंट के लिए। तो हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक भी है वो क्या है? फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट अल्टीमेटली कौन देख रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू स्टोर द डाटा एंड एक्सेस टू द फाइल कंटेंट्स इंक्लूडिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स। सो इसमें ये पूरा मैकेनिज्म रहता है जिसमें कि किस तरीके से फाइल में डाटा स्टोर रहेगा, और कोई फाइल एक्सेस करनी है किसी यूजर को तो उसका क्या तरीका रहेगा। कोई भी डाटा हुआ, प्रोग्राम हुआ, कोई भी चीज एक्सेस करनी है, तो ये सब कौन मैनेज कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ वो फाइल सेव रहेंगी, उनका क्या, किस मेमोरी एड्रेस पे सेव्ड है, एवरीथिंग, क्या हायरार्की है, कौन सी फाइल्स मिलके एक कौन सी डायरेक्टरी बना रही, तो एवरी योर
every information regarding files that is maintained by this operating system. Some operating systems treats everything as a file, for example ubuntu. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो हर चीज को, जो भी स्टोर्ड हो रही है उस सिस्टम पे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को फाइल के रूप में ही देखता है। वो हर चीज को फाइल के ही रूप में ट्रीट करेगा, कि कुछ भी चीज हुई उसको फाइल के ही रूप में ट्रीट करेगा। तो ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द फाइल सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। फाइल सिस्टम किस किस इश्यूज का टेक केयर करता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फाइल स्ट्रक्चर, फिर है रिकवरिंग फ्री स्पेस, पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देख लेते हैं, देन डिस्क स्पेस में असाइनमेंट टू द फाइल्स, देन ट्रैकिंग डाटा लोकेशन। सो ये 4 इंपॉर्टेंट जो है इश्यूज है जिससे फाइल सिस्टम डील कर रहा हो। तो पहला क्या है, फाइल का स्ट्रक्चर। वी हैव सीन वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स इन विच फाइल कैन बी स्टोर्ड। द टास्क ऑफ द फाइल सिस्टम इज टू मेंटेन एन ऑप्टिमल फाइल स्ट्रक्चर। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है तो उन सबको देखते हुए जो भी ऑप्टिमल बेस्ट फाइल स्ट्रक्चर होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस चीज को सिलेक्ट कर लेगा। तो फाइल सिस्टम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम से डील कर रहा होता है, तो इस फाइल सिस्टम का टास्क क्या होता है कि कैसा फाइल स्ट्रक्चर रहेगा। फाइल स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब फाइल्स को डिफरेंट डिफरेंट किसी भी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कैसे फाइल्स को स्टोर करना है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फाइल सिस्टम डिसाइड करता है कि बेस्ट फाइल सिस्टम मतलब बेस्ट फाइल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सम सर्कमस्टेंसेस क्या रहेगा, तो वो बेस्ट जो रहेगा ऑप्टिमल फाइल स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लेगा। देन नेक्स्ट है रिकवरिंग फ्री स्पेस। व्हेनेवर अ फाइल गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, देयर इज अ फ्री स्पेस क्रिएटेड इन द डिस्क। There can be many such spaces which need to be recovered in order to reallocate them to other files. देखिए जब भी कोई फाइल डिलीट होती है तो क्या होता है, हार्ड डिस्क में वो हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाती है और कुछ फ्री स्पेस डिस्क में आ जाता है। तो इन स्पेसेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या क्या स्पेस फ्री हुए, ताकि उन फ्री स्पेसेस को वापस से दूसरी फाइल्स को रीएलोकेट किया जा सके। तो ये सारा मैकेनिज्म्स भी कौन देख रहा होता है, फाइल सिस्टम। फ्री स्पेस को रिकवर करना मतलब उसका अपडेट रखना कि कौन कौन सा स्पेस अभी फ्री हुआ है, एंड देन उस फ्री स्पेस को कैसे नए सिस्टम्स को नई फाइल्स को एलोकेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है डिस्क स्पेस असाइनमेंट टू द फाइल्स। डिस्क में कौन सा स्पेस देना है फाइल्स को। द मेजर कंसर्न अबाउट द फाइल इज डिसाइडिंग वेयर टू स्टोर द फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क। फाइल को कौन सी लोकेशन पे स्टोर करना है हार्ड डिस्क में, ये भी कौन डिसाइड करता है, फाइल सिस्टम। देयर आर वेरियस, और ये किसके बेसिस पे होता है, बहुत सारे डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, और ये डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में डिटेल में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सेपरेट कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो अभी एज ऑफ नाउ कंप्यूटर फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए इतना डिटेल में आपको नहीं जाना ऑपरेटिंग सिस्टम के। जस्ट याद रखिए कि इसके लिए कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। यू नीड नॉट गो इनटू डिटेल कि वो एल्गोरिदम्स क्या क्या होते हैं। सो हार्ड डिस्क पे कैसे फाइल्स को स्टोर करना है। सो देर आर वेरियस डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम विच वी विल बी कवर्ड लेटर इन दिस ट्यूटोरियल। आगे ही देखेंगे, इसी कंप्यूटर फंडामेंटल्स में थोड़ा बहुत हम कवर करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं। ट्रैकिंग डाटा लोकेशन। A file may or may not be stored within only one block. It may be stored in the non-contiguous blocks on the disk. We need to keep track of all the blocks on which the part of the files reside. ज़रूरी नहीं है कि देखिए जो एक कंप्लीट डिस्क होता है वो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहता है। तो कंटिग्यूअस ब्लॉक का मतलब होता है एक ही साथ, एक ब्लॉक के बाद फिर दूसरा है, बिल्कुल नेबर नेबर, मतलब एक साथ है, वो एक सीरीज में, एक ऑर्डर में। नॉन कंटिग्यूअस ब्लॉक्स होता है एक ब्लॉक कहीं पे है दूसरा कहीं पे है। तो एक फाइल जरूरी नहीं है कि एक ही ब्लॉक पे स्टोर्ड हो सकता है कुछ पार्ट उसका एक ब्लॉक में है, फिर वो ब्लॉक सपोज उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, हो सकता है उसके बिल्कुल साइड वाला ब्लॉक खाली ही ना हो, उस पर कुछ और ऑलरेडी स्टोर्ड हो। तो फिर नेक्स्ट फ्री स्पेस देखा जाएगा कि कहाँ पे स्टोर होगा वो। तो अलग अलग लोकेशंस पे भी फाइल के जो है कंप्लीट कंटेंट स्टोर हो सकते हैं। तो ट्रैक रखना पड़ता है कि एक कंप्लीट फाइल कहाँ कहाँ स्टोर्ड है, कि एक कुछ पार्ट उसका सपोज ब्लॉक 1 में, कुछ पार्ट फिर उसका 5th ब्लॉक में है, कुछ 10th में है, जो जो फ्री ब्लॉक्स होंगे। तो एक वो कनेक्टेड रहता है आपस में, वो भी फाइल सिस्टम टेक केयर करता है कि
उसके उस फाइल के डाटा की क्या क्या लोकेशन है उसको कंप्लीट ट्रैक करना, ये काम भी फाइल सिस्टम का। तो फाइल सिस्टम्स के हमने क्या क्या इश्यूज देखे, फाइल स्ट्रक्चर से वो डील कर रहा होता है, रिकवरिंग फ्री स्पेस, देन है डिस्क स्पेस असाइनमेंट टू द फाइल्स एंड ट्रैकिंग डाटा लोकेशन। नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल देखते हैं, एक फाइल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। सपोज आपने एक फाइल क्रिएट कर ली, सपोज नोटपैड पे ही कोई क्रिएट कर ली, या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट कर लिया, कुछ आपने लिखा एंड देन आपने उसको सेव कर लिया। तो इस कंप्लीट सपोज एक नॉर्मल पेज ही आपने तैयार किया और इसको एक नाम दिया, तो इसको सपोज एक फाइल की तरह ट्रीट करिए। तो इस एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो डेफिनेटली आपने कोई चीज क्रिएट की है तो उसका कुछ नाम भी देंगे आप। सबसे पहला एट्रीब्यूट हो गया कि फाइल का एक नाम होगा। एवरी फाइल कैरीज अ नेम बाय विच द फाइल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइल सिस्टम। इसी नाम पे फिर उस फाइल को कंप्लीट फाइल सिस्टम में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यदि यूजर सर्च भी करेगा तो इस नेम से ही। नाउ वन डायरेक्टरी कैन नॉट हैव टू फाइल्स विद द सेम नेम। एक डायरेक्टरी में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स होते हैं, बट उसमें सेम नेम की फाइल्स हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। बेटर है एक डायरेक्टरी में अलग अलग जो भी फाइल्स होंगे सबके नाम अलग अलग होंगे। नाउ नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। Along with the name, each file has its own extension which identifies the type of the file. हर फाइल का एक आइडेंटिफायर रहेगा, नाम के साथ साथ किस टाइप की वो फाइल है वो आइडेंटिफायर बताता है। तो कुछ एक्सटेंशन देते हैं हम हर फाइल को, तो उस एक्सटेंशन को ही आइडेंटिफायर कहा जाता है। जैसे आपने कोई फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप की फाइल होती है, वो कैसे पता चलेगा, इस एक्सटेंशन से ही पता चलता है। जैसे कोई टेक्स्ट फाइल बनाई तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। जैसे आपने इसका नेम दे दिया XYZ और XYZ और इसका आइडेंटिफायर क्या रहेगा, .txt, मतलब ये एक टेक्स्ट फाइल है। कोई वीडियो फाइल है तो उसका क्या एक्सटेंशन होगा, .mp4। तो ये जो एक्सटेंशंस होते हैं इन्हीं को आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। अ वीडियो फाइल कैन हैव द एक्सटेंशन .mp4। फिर टाइप, इन अ फाइल सिस्टम द फाइल्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग टाइप की फाइल्स हो सकती हैं। जैसे इन अ फाइल सिस्टम द फाइल्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स, सच एज वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो .exe फाइल्स होती है। लोकेशन, किस लोकेशन पे स्टोर्ड है वो फाइल। In the file system, there are several locations on which the files can be stored. Each file carries its location as its attribute. वो कहाँ पे stored है, C ड्राइव में, D ड्राइव में, या इस फोल्डर में, या डेस्कटॉप के XYZ फोल्डर में, उसकी पूरी लोकेशन जो होती है वो भी उस फाइल सिस्टम का, उसका एक फाइल का एट्रीब्यूट होता है। तो जैसे डेस्कटॉप पे आपने कुछ सेव किया तो उसका कंप्लीट एक एड्रेस आप देखेंगे कि वो फाइल का एक कंप्लीट एड्रेस खुल के आएगा कि डेस्कटॉप पे, फिर इस फोल्डर में, उसके अंदर भी सपोज कोई फोल्डर है तो वो भी मेंशन रहेगा। तो कंप्लीट उसका एक तरीके से लोकेशन पूरी मेंशन रहती है एज एन एट्रीब्यूट ऑफ फाइल। नाउ साइज, एक फाइल का साइज क्या है, कितने MB की फाइल है या कितने GB की वो फाइल है, उसको साइज कहेंगे। Now the size of the file is one of the most important attribute. By size of the file we mean the number of bytes acquired by the file in the memory. मेमोरी में वो कितना स्पेस ले रही है वो फाइल, उसी को साइज कहेंगे कि इतने MB की फाइल है या इतनी GB की है। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उसकी तो उतना ज़्यादा उसको स्पेस भी चाहिए, जितनी बड़ी फाइल होगी वो। प्रोटेक्शन, किसी फाइल को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड या कुछ फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस, एडमिन कुछ उस पर राइट्स या चेक्स लगा सकते प्रोटेक्शन के कि हर यूज़र उसको अपडेट ना कर सके या फिर हर यूज़र उसको ओपन ना कर सके, रीड ना कर सके, तो कुछ प्रोटेक्शन भी दिया जाता है उस फाइल को, कुछ पासवर्ड। नाउ द एडमिन ऑफ द कंप्यूटर मे वांट द डिफरेंट प्रोटेक्शंस फॉर द डिफरेंट फाइल्स। अलग अलग फाइल्स के वो डिफरेंट प्रोटेक्शंस चाह रहा होता है। हो सकता है किसी पे रीड करना अलाउ कर दे, उसको अपडेट करना अलाउ ना करे। हो सकता है कोई कोई फाइल ओपन ही ना हो विदाउट पासवर्ड की, कोई देख भी ना पाए उसका इंफॉर्मेशन। देयरफॉर ईच फाइल कैरीज इट्स ओन सेट ऑफ परमिशंस टू द डिफरेंट ग्रुप ऑफ यूजर्स। अलग अलग यूजर्स सपोज उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हर फाइल की अपनी सेट ऑफ परमिशंस भी एडमिन चाहे तो उस पर वो परमिशंस पुट कर सकता है, तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। टाइम एंड डेट, किस टाइम को क्रिएट हुई थी, किस डेट को क्रिएट हुई थी वो फाइल, ये सब एट्रीब्यूट ऑफ फाइल के अंदर ही आएगा। एवरी फाइल कैरीज ये टाइम और डेट का जो रिकॉर्ड रहता है उसी को टाइम स्टैम्प कहा जाता है।
Every file carries a timestamp which contains the time and date on which the file is last modified. एक तो कब क्रिएट हुई, फिर बाई चांस किसी ने लास्ट उस फाइल को कब ओपन किया, कोई अपडेट किया, तो वो लास्ट जो टाइम वो फाइल ओपन होगी वो लास्ट मॉडिफाइड वाली चीज टाइम स्टैम्प कैरी करता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम एंड डेट जब वो लास्ट फाइल को ओपन किया गया या कुछ अपडेशन किया गया उसमें। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल में हमने क्या क्या देखा, नेम, आइडेंटिफायर, टाइप, लोकेशन एंड योर साइज, प्रोटेक्शन, टाइम एंड डेट। तो ये बहुत शॉर्ट में एक समरी के फॉर्म में यहाँ भी यही सेम पॉइंट्स मेंशन है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल, फॉलोइंग आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल। पहला है नेम, इट इज द ओनली इंफॉर्मेशन विच इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन रीडेबल, एकदम से किसी चीज को, फाइल को देखते ही नेम तो दिखेगा ही दिखेगा उसका। आइडेंटिफायर, द फाइल इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक टैग और नंबर विद इन फाइल सिस्टम। वो किस टाइप की फाइल है, .exe, .txt, इस टाइप की। टाइप, it is needed for systems that support different types of files. Now location, किस लोकेशन पे है, पॉइंटर टू फाइल लोकेशन ऑन डिवाइस, उस डिवाइस पे कहाँ पे लोकेटेड है फाइल। साइज है, उस फाइल का करंट साइज क्या है, हो सकता है अपडेट करके साइज और बढ़ जाए, आपने कोई नया कंटेंट उसमें ऐड कर दिया तो डेफिनेटली साइज उसका बढ़ेगा। तो साइज में मतलब उस मोमेंट पे क्या साइज है, द करंट साइज ऑफ द फाइल। प्रोटेक्शन मतलब दिस कंट्रोल्स एंड असाइंस द पावर ऑफ, कौन रीड कर सकता है इसको, कौन राइट कर सकता है, या एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो .exe फाइल है, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सारे अलग अलग यूजर्स को प्रोटेक्शन दिए, मतलब ये राइट्स दिए जा सकते हैं बाय द एडमिन। फिर टाइम स्टैम्प होता है, मतलब टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन। सम ये भी लिखा रहता है कि किस यूजर ने इस फाइल को मॉडिफाई किया है या ओपन किया है लास्ट। दिस इज द डाटा फॉर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड यूजेज मॉनिटरिंग। नाउ ऑपरेशंस ऑन द फाइल, एक फाइल पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम। सो अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द, देखिए लॉजिक भी तो हम पहले भी देख चुके, बट इसी को बिल्कुल फॉर्मल डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया गया है। डेफिनेटली वो फाइल्स सेकेंडरी स्टोरेज पे ही रिकॉर्ड हो रही है, मतलब वहीं पे स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। द कंटेंट्स ऑफ द फाइल्स आर डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर हु इज क्रिएटिंग द फाइल। उस फाइल का क्या कंटेंट होगा वो कौन डिफाइन करता है, वो क्रिएटर जो कि उस फाइल को क्रिएट कर रहा होता है। द वेरियस ऑपरेशंस विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ फाइल सच एज, अलग अलग ऑपरेशंस फाइल पे क्या परफॉर्म कर सकते हैं, उस फाइल को रीड किया जा सकता है, राइट मतलब उस पर कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, देन क्लोज द फाइल एटसेट्रा, ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस हम देखेंगे। सो इन्हीं सबको कहा जाता है फाइल ऑपरेशंस, मतलब क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं हम उस फाइल को लेके। द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द यूजर बाय यूजिंग द कमांड्स प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है, यूजर, और ये डेफिनेटली कुछ कमांड्स फॉलो करेगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो अलाउ करेगा यूजर वही कर सकता है। नाउ सम कॉमन ऑपरेशंस आर एज फॉलोज, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हम देखेंगे फाइल्स के। तो सबसे पहले फाइल को क्रिएट करना, क्रिएट ऑपरेशन, फिर फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, ओपन ऑपरेशन, उस पर कुछ अपडेट कर सकते हैं, अपनी तरफ से राइट कर सकते हैं, देन रीड ऑपरेशन, फिर है रीपोजिशन और सीक ऑपरेशन, ये क्या होता है हम देख लेंगे। देन उस फाइल को डिलीट किया जा सकता है, डिलीट ऑपरेशन, ट्रंकेट, कुछ कंटेंट उसमें से हटाना है तो ट्रंकेट ऑपरेशन हो गया, उस फाइल को क्लोज करना है तो क्लोज ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन, कुछ ऐड करना उस फाइल के एंड में, उस फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं तो रीनेम ऑपरेशन। तो हमने क्या क्या देखा, 10 ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन द फाइल। तो अब वन बाय वन इनको देखते हैं। क्रिएट ऑपरेशन में क्या होता है, डेफिनेटली यहाँ फाइल को क्रिएट किया जा रहा है, दिस ऑपरेशन इज यूज टू क्रिएट अ फाइल इन द फाइल सिस्टम। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द फाइल सिस्टम। सबसे वाइडली यूज्ड ऑपरेशन यही होता है, डेफिनेटली फाइल को क्रिएट ही करना सबसे इंपॉर्टेंट है। टू क्रिएट अ न्यू फाइल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, द एसोसिएटेड एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्स द फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम ही बैकग्राउंड पे वर्क कर रहा होता है। सो दिस फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम फिर स्पेस एलोकेट करता है उस फाइल को। ये सब चीज़ें यूजर को नहीं समझ आएंगे, बट एट द बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब कर रहा होता है। As the file system knows the format of directory structure, so entry of this new file is made into the appropriate directory. Complete directory structure तो file system को ही पता है, अब उस फाइल को कहाँ सेव करना, क्या करना है, वो फाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको
किस डायरेक्टरी में करना है, क्या करना है, वो जो भी कुछ यूज़र की भी कमांड्स होती है, और फाइल सिस्टम फिर डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअली में उस फाइल को कौन सी डायरेक्टरी में सेव करना है। सो उस न्यू फाइल को एंटर कर दिया जाता है इन दी अप्रोप्रिएट डायरेक्टरी। देन है, तो ये हो गया क्रिएट ऑपरेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड ऑपरेशन, दैट इज फाइल को ओपन करना, ओपन ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन इज द कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द फाइल। ये भी बहुत कॉमन है। वंस द फाइल इज क्रिएटेड, इट मस्ट बी ओपन बिफोर परफॉर्मिंग द फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। कोई भी फाइल पे अदर प्रोसेसिंग करनी है तो पहले ओपन तो करना पड़ेगा। सो दिस इज very important. When the user wants to open a file, it provides a file name to open the particular file in the file system. तो वो डेफिनेटली किसी नाम से ही उस फाइल को ओपन करेगा, और ये नेम वगैरह भी कौन मेंटेन कर रहा होता है? फाइल सिस्टम। इट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इन्वोक द ओपन सिस्टम कॉल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी फाइल को ओपन करने का एक प्रोग्राम हो सकता है, ओपन सिस्टम कॉल करके उसको फाइल सिस्टम इन्वोक करता है, और उसकी मदद से फिर फाइल ओपन हो जाती है, एंड इट पासेस द फाइल नेम टू द फाइल सिस्टम जो भी ओपन करनी है। राइट ऑपरेशन, उस पर कुछ अपडेट करना है। दिस ऑपरेशन इज यूज टू राइट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फाइल। उस फाइल पे कुछ इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से यूजर मेंशन करना चाहता है, तो यहाँ पे सिस्टम कॉल राइट इज इशूड दैट स्पेसिफाइज दी, ये इसका नाम होता है, वो फाइल के नेम को स्पेसिफाई करेगा, एंड द लेंथ ऑफ द डाटा हैज टू बी रिटन टू द फाइल। कितना डाटा आप उसमें एंटर कर रहे हैं, मतलब यूजर, whenever the file length is increased by the specified value and the file pointer is repositioned after the last byte written, वो पूरा रिकॉर्ड रखता है कि हाँ ऐसा कुछ नया मॉडिफिकेशन किया गया इस फाइल पे। रीड ऑपरेशन में क्या होगा? दिस ऑपरेशन रीड्स द कंटेंट्स फ्रॉम अ फाइल। उस फाइल के कंटेंट्स को रीड किया जाता है रीड ऑपरेशन की मदद से। तो एक रीड पॉइंटर मेंटेन रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। रीड पॉइंटर इज मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट के वक्त कौन सा पॉइंटर मेंटेन था, और ये कौन मेंटेन कर रहा होता? बैकग्राउंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे रीड ऑपरेशन में रीड पॉइंटर मेंटेन होता है। रीड पॉइंटर इज मेंटेन बाय द ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉइंटिंग टू द पोजीशन अप टू विच द डाटा हैज बीन रेड। डाटा कितना रीड किया गया, तो वो रीड पॉइंटर की मदद से देखा जाता है। देन है reposition और seek operation. The seek system call repositions the file pointers from the current position to a specific place in the file, that is forward or backward depending upon the user's requirement. वो मतलब फाइल का कौन सा कंटेंट देखना चाह रहा है, तो उसी को कहा जा रहा है reposition और seek operation. This operation is generally performed with those files मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स। ये मैकेनिज्म सिर्फ वही कर सकते हैं जो जहाँ पे डायरेक्ट फाइल एक्सेस मेथड सपोर्ट किया जा रहा है बाय द फाइल मैनेजमेंट। और ये अलग अलग फाइल्स को एक्सेस करने के मेथड्स हैं, वो हम डेफिनेटली इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। नाउ डिलीट ऑपरेशन मतलब फाइल को डिलीट करना। डिलीटिंग द फाइल विल नॉट ओनली डिलीट ऑल द डाटा स्टोर्ड इनसाइड द फाइल, इट इज ऑल्सो यूज्ड सो दैट डिस्क स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट इज फ्री। फाइल को डिलीट किया जाता मतलब डाटा तो डिलीट होगा ही होगा, और वो फाइल ने जो मेमोरी पे स्पेस या डिस्क स्पेस जो ऑक्यूपाई किया हुआ था, जो मेमोरी ऑक्यूपाइड थी, उसको भी फ्री किया जाता है बाय डिलीट ऑपरेशन। इन ऑर्डर टू डिलीट द स्पेसिफाइड फाइल द डायरेक्टरी इज सर्च्ड। वो किस डायरेक्टरी को बिलोंग कर रही है वो फाइल, उस डायरेक्टरी को सर्च किया जाता है। व्हेन द डायरेक्टरी एंट्री इज लोकेटेड, ऑल द एसोसिएटेड फाइल स्पेस एंड द डायरेक्टरी एंट्री इज रिलीज्ड। डायरेक्टरी पे वो जो भी फाइल की एंट्री थी उसको रिलीज कर दिया जाता है, उस स्पेस को, फाइल स्पेस को रिलीज कर दिया जाता है। तो उस फाइल का समझ लो कि बस अब अस्तित्व ही खत्म फिर उस सिस्टम से। ट्रंकेट ऑपरेशन, ट्रंकेटिंग इज सिंपली डिलीटिंग द फाइल एक्सेप्ट डिलीटिंग एट्रीब्यूट्स। ट्रंकेट का मतलब तो एक तरीके से उसके कंटेंट्स को डिलीट कर देना, फाइल को डिलीट कर देना एक तरीके से, मतलब उसका जो भी कंटेंट था बट उसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे। तो इसमें ट्रंकेट में ना फाइल को कंप्लीटली डिलीट नहीं किया जाता, सिर्फ उसका जो इन्फॉर्मेशन था उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। द फाइल इज नॉट कंप्लीटली डिलीटेड ऑल्दो द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड द फाइल गेट्स रिप्लेस्ड। या तो उसको कंप्लीट गायब कर दो या कुछ कम कर दो, डिलीट कर दो। जैसे 4 पैराग्राफ है तो 3 डिलीट कर दिए, थोड़ा सा रह गया। ट्रंकेट मतलब उसमें से कुछ हटा देना फाइल में से, तो वो हो गया ट्रंकेट ऑपरेशन। क्लोज ऑपरेशन, डेफिनेटली फाइल आपका सपोज काम खत्म हो गया यूजर का, तो वो फाइल को क्लोज करेगा। When the processing of the file is complete, it should be closed so that all the changes made permanent.
इसको क्लोज कर दिया जाता है, डेफिनेटली सेव भी किया जाता है उससे पहले, तो वो जो भी चेंजेस हुए वो फिर परमानेंट हो जाते हैं उस फाइल में। और एंड करेंटली जो वो रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रही थी वो फाइल ओपन होते वक्त, तो उन रिसोर्सेज को भी रिलीज किया जाता है, एंड ऑल द रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड शुड बी रिलीज्ड। On closing, it deallocates all the internal descriptors that were created when the file was opened. फाइल ओपन जब होती है तो कुछ इंटरनल डिस्क्रिप्टर्स जो है वो उनको कुछ डेफिनेटली कुछ रिसोर्सेज एलोकेट हो रही होती, तो ये डी एलोकेट हो जाती, मतलब हर चीज को रिलीज कर दिया जाता है क्योंकि फाइल को क्लोज कर दिया गया। जैसे प्राइमरी मेमोरी भी इसने ऑक्यूपाई की होगी तो वो मेमोरी भी फ्री हो गई जब उसको क्लोज कर देंगे फाइल को। अपेंड ऑपरेशन मतलब कुछ डाटा ऐड करना फाइल के एंड में, सो दिस ऑपरेशन एड्स डाटा टू द एंड ऑफ द फाइल। रीनेम ऑपरेशन का मतलब फाइल को रीनेम करना, दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू रीनेम द एग्जिस्टिंग फाइल। सो हमने क्या क्या ऑपरेशंस देखे, ऑपरेशंस ऑन द फाइल में है क्रिएट ऑपरेशन, ओपन ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, रीपोजिशन और सीक ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, ट्रंकेट ऑपरेशन, क्लोज ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन, रीनेम ऑपरेशन। तो यही जो है एक अलग तरीके से भी मेंशन्ड है, दो तरीके से, तीन तरीके से थ्योरी इंक्लूड की हुई है मैंने यहाँ पे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन रीड दैट। फाइल ऑपरेशंस, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डू या परफॉर्म बेसिक फाइल ऑपरेशंस गिवन बिलो। तो क्या क्या है, क्रिएटिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, देन देयर इज रीडिंग अ फाइल, फाइल को रीड करना, रीपोजिशनिंग विद इन अ फाइल, फिर फाइल को डिलीट करना, देन देयर इज प्रोटेक्शन एंड ट्रंकेटिंग अ फाइल। ठीक है, अब इसको आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, एक बार मैं रीड भी कर देती हूँ जल्दी में क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं कर ही चुकी हूँ। 2 steps are necessary to create a file. First, space in the file system must be found for the file. उस फाइल सिस्टम में उस फाइल को क्या स्पेस एलोकेट होगा वो मेंशन होता है इसमें। सेकेंड, एन एंट्री फॉर द न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन द डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी में उस नई फाइल की एंट्री की जाती है। राइटिंग अ फाइल, टू राइट अ फाइल वी मेक अ सिस्टम कॉल स्पेसिफाइंग बोथ द, हमें नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है, एंड द इंफॉर्मेशन टू बी रिटर्न टू द फाइल, जो भी नई इंफॉर्मेशन होगी। गिवन द नेम ऑफ द फाइल द सिस्टम सर्चेज द डायरेक्टरी टू फाइंड द फाइल्स लोकेशन। जैसे ही यूजर ने फाइल का नेम दिया तो फाइल सिस्टम क्या सर्च करेगा कि वो फाइल किस डायरेक्टरी को बिलोंग कर रही है। द सिस्टम मस्ट कीप एक राइट पॉइंटर मेंटेन रहता है इसके लिए। द सिस्टम कीप अ राइट पॉइंटर टू द लोकेशन इन द फाइल वेयर द नेक्स्ट राइट इज टू टेक प्लेस। द राइट पॉइंटर मस्ट बी अपडेटेड वेन एवर अ राइट अकर्स, तो ये राइट पॉइंटर अपडेट होता रहता है। रीडिंग फाइल के टाइम पे रीड पॉइंटर अपडेट रहता है। टू रीड फ्रॉम अ फाइल वी यूज अ सिस्टम कॉल दैट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द फाइल एंड कहाँ पे वो स्टोर्ड है, एंड वेयर इन द मेमोरी द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल शुड बी पुट। मतलब फाइल्स डिफरेंट ब्लॉक्स में स्टोर्ड है, नया कंटेंट हो सकता है कि कहीं और स्टोर होता है, डिफरेंट ब्लॉक्स को जो है इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। नाउ अगेन द डायरेक्टरी इज सर्च फॉर द एसोसिएटेड एंट्री, उस डायरेक्टरी को सर्च किया जाएगा जहां वो फाइल है, तभी तो वो ओपन होगी रीड के लिए। एंड द सिस्टम नीड्स टू कीप रीड पॉइंटर टू द लोकेशन इन द फाइल वेयर द नेक्स्ट रीड इज टू टेक प्लेस। वंस द रीड हैज टेकन प्लेस द रीड पॉइंटर इज अपडेटेड, फिर रीड पॉइंटर को अपडेट कर दिया जाता है जैसे ही वो रीड का टास्क कंप्लीट हो गया। Repositioning within a file, the directory is searched for the appropriate entry and the current file position pointer is repositioned to a given value. Repositioning within a file did not involve any actual input output. This file operation, इसको file seek भी कहा जाता है जो कि हमने previous देखा है। Deleting a file में, to delete a file we search the directory for the named file. पहले तो उस फाइल को सर्च करेंगे by its name. Having found the associated directory entry, we release all file space so that it can be reused by other files and erase the directory entry. उस डायरेक्टरी एंट्री से उस फाइल को सर्च किया जाएगा, उस स्पेस को रिलीज किया जाएगा और डायरेक्टरी से भी उस फाइल की एंट्री को इरेज कर दिया जाएगा। और फाइल स्पेस को फ्री इसलिए किया जाता है ताकि वो स्पेस रीयूज किया जा सके बाय अदर फाइल्स, मतलब सिस्टम उसको रीएलोकेट कर सके अलग फाइल, दूसरी फाइल्स को। प्रोटेक्शन क्या है कौन एक्सेस कर सकता है उसको, डिफरेंट एडमिन जो है वो परमिशंस देता है। एक्सेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन डिटरमाइंस हु कैन डू रीडिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड सो ऑन। कौन कौन उस फाइल पे क्या क्या कर सकता है, कोई हो सकता है सिर्फ रीड कर सके, किसी को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों की परमिशंस हो सकती है, तो अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग परमिशंस एलोकेट होंगी। कौन कैसे एक्सेस कर सकता है उसको। ट्रंकेटिंग अ फाइल, द यूजर मे वांट टू इरेज द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल बट कीप इट्स एट्रीब्यूट्स, सिर्फ कंटेंट डिलीट होगा इसमें,
एट्रीब्यूट्स मेंटेन रहेंगे रेदर देन फोर्सिंग द यूजर टू डिलीट द फाइल एंड देन रिक्रिएट इट। हो सकता है बाद में उसको कंटेंट दूसरा डालना, उसमें फिलहाल का जो कंटेंट है उसको हटाना है, तो उसको ट्रंकेट अ फाइल कहते हैं। दिस फंक्शन अलाउज ऑल एट्रीब्यूट्स टू रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट फॉर, डेफिनेटली फाइल की लेंथ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यदि डाटा रिलीज हो गया तो लेंथ उसकी या उसका वो कम हो जाएगा, वो कंप्लीट जो साइज था वो भी। बट लेट्स द टाइल बी रीसेट टू लेंथ 0 एंड इट्स फाइल स्पेस रिलीज हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं कंटेंट उसमें, बट एट्रीब्यूट्स मेंटेन रहेंगे। तो डिफरेंट फाइल टाइप्स देखते हैं, अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं, जैसे फाइल टाइप और इनका क्या एक्सटेंशन है और क्या फंक्शन है। तो मोस्ट कॉमन जो फाइल टाइप्स है वो सारी यहाँ मेंशन्ड है, ये चार्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटेबल फाइल टाइप्स है, उनका एक्सटेंशन होगा exe या .com करके मिलेगा, या bin या none, कभी कभी तो कोई एक्सटेंशन भी नहीं होता इन फाइल्स में। फंक्शन क्या होता है, रेडी टू रन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, जैसे कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना तो रेडी टू रन है, जैसे ही एग्जीक्यूटेबल फाइल क्लिक करते ही वो रन करने लगेगी, मतलब कुछ इंस्टॉल होने लगेगा, कुछ मैकेनिज्म उसमें प्ले होने लगेगा। ऑब्जेक्ट फाइल्स, उसका एक्सटेंशन .obj होगा या फिर .o होगा। ये आपकी कंपाइल्ड या मशीन लैंग्वेज ये सारी होंगी, नॉट लिंक्ड। देन सोर्स कोड .c प्रोग्राम वाली फाइल है तो .c .p हो सकता है, .pass 177 ASMA, इस तरीके के एक्सटेंशंस मिलेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जानना है कुछ भी आपको। सोर्स कोड इन वेरियस, अलग अलग लैंग्वेजेस के अपने सोर्स कोड रहते हैं, अलग अलग एक्सटेंशंस होंगे अलग अलग लैंग्वेजेस के। बैच फाइल्स होती है, उनका एक्सटेंशन .bat या .sh मिलेगा। इनका फंक्शन क्या होता है, कमांड्स टू द कमांड इंटरप्रेटर, ये कमांड इंटरप्रेटर को कमांड्स दे रही होती है ये फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स के लिए .txt या .doc फाइल्स होंगे, ये डेफिनेटली टेक्सचुअल डाटा डॉक्यूमेंट्स है। देन वर्ड प्रोसेसर के लिए WP, .wp, टेक्स्ट, RRF एटसेट्रा ये मिलेगा। वेरियस वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेट्स, अलग अलग वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेट्स हो सकते हैं। लाइब्रेरी फाइल्स के लिए एक्सटेंशन होगा .lib या .a करके, लाइब्रेरीज ऑफ रूटीन्स। देन अलग अलग जैसे लाइब्रेरी फाइल्स यूज होती है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। प्रिंट और व्यू में आपका .ps, dvi, gif, pdf ये सब हो सकता है। इसमें एस फंक्शन एस की या बाइनरी फाइल्स होती हैं ये। आर्काइव डेफिनेटली .zip कंप्रेस करके जो हम सेव करते हैं, .r, .zip, .tar, अलग अलग जो कंप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आर्काइव कर सकते हैं, तो उनके एक्सटेंशन ये हो सकते हैं। रिलेटेड फाइल्स को ग्रुप कर दिया जाता है और साइज को कम कर दिया जाता है उनको कंप्रेस करके। रिलेटेड फाइल्स ग्रुप्ड इनटू वन फाइल, समटाइम्स कंप्रेस्ड। रिलेटेड फाइल्स को एक ही साथ कर दिया जाता है और उनको कंप्रेस्ड एक फोल्डर में डाल दिया जाता है, जिसको आर्काइव फाइल्स कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। A file structure should be according to a required format that the operating system can understand. ये फाइल स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाए, क्योंकि सारी चीज़ें फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही तो डील करनी कि फाइल कहाँ स्टोर्ड है, यदि कोई यूज़र उसको रीड करना चाह रहा तो किस लोकेशन पे होगी, क्या होगी, किस टाइप की फाइल है, एवरीथिंग। तो फाइल स्ट्रक्चर ही मेंटेन कर रहा होता है उससे, एंड अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम फिर डील कर रहा होता है चीज़ों से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ फाइल हैज़ अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वो स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्या होता है। अ टेक्स्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइंस। कोई टेक्स्ट फाइल है तो वो डेफिनेटली लाइंस में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइंस। थर्ड है, कोई सोर्स फाइल है, अ सोर्स फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। तो ये क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे, फंक्शंस होंगे एंड कोडिंग होगी डेफिनेटली। नाउ ऑब्जेक्ट फाइल क्या होगी, एन ऑब्जेक्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। सो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट फाइल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स और वो मशीन उसको अंडरस्टैंड कर पाती है। Now when operating system defines different file structures, it also contains the code to support these file structures. तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर ही तो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ तो कोडिंग के थ्रू ही मैनेज हो रही है इसमें भी।
तो यही डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स को जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन कर रहा होता है तो डेफिनेटली उस अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर का उसके पास कोड रहता है। जैसे अलग अलग देखिए, जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यूनिक्स, MS डॉस, दे सपोर्ट मिनिमम नंबर ऑफ फाइल स्ट्रक्चर। ये मिनिमम नंबर ऑफ फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा होता है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हम आगे कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ फाइल्स कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन सेवरल वेज इन विच 3 कॉमन स्ट्रक्चर्स आर गिवन इन दिस ट्यूटोरियल। मतलब इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत स्ट्रक्चर्स होते हैं बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद देयर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वन बाय वन एक एक का डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे हम। सो फाइल स्ट्रक्चर 1 है, देन देयर इज फाइल स्ट्रक्चर 2 एंड फाइल स्ट्रक्चर 3। तीन फाइल स्ट्रक्चर्स है। नाउ लेट्स सी फाइल स्ट्रक्चर 1। हियर एज यू कैन सी फ्रॉम फिगर 1, एक फिगर, तीन फिगर्स भी देखेंगे बट कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। द फाइल इज एन अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। यहाँ फाइल अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में कैसे भी स्टोर्ड है, कैसे भी स्ट्रक्चर्ड, मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं, ऐसे ही अनस्ट्रक्चर्ड है। Therefore, the operating system doesn't care about what is in the file as all it sees are bytes। उस फाइल में क्या स्टोर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं स्टोर कर रहा होता है, वो सिर्फ देखता है कि एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। तो फिगर 1 हम देख लेते हैं। ये इस तरीके से देखिए, फिगर 1 में सीक्वेंस ऑफ अलग अलग बाइट्स के सीक्वेंस में है। एक सिंगल, इसको एक बाइट कहा गया है, तो एक फाइल को क्या कहा जाएगा, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो ये हमारा हो गया फिगर 1 डिपिक्ट कर रहा है फाइल स्ट्रक्चर 1 को। अब फाइल स्ट्रक्चर 2 हम देखते हैं। नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर 2 दैट शोज द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइल वेयर अ फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स वेयर ईच विद सम इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इधर फाइल को एक सीक्वेंस ऑफ फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स की तरह मेंटेन किया जाता है और सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है फाइल का। सेंट्रल टू द आइडिया अबाउट अ फाइल बीइंग अ सीक्वेंस, वहाँ फाइल को कैसे ट्रीट किया जा रहा था फाइल स्ट्रक्चर 1 में, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में। यहाँ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब बहुत सारी बाइट्स को एक रिकॉर्ड बना दिया गया, ऐसे ही अलग अलग रिकॉर्ड्स में उसको सेव किया जा रहा है। So, central to the idea about a file being a sequence of records is the idea that read operation returns a record and write operation just appends a record। read operation क्या करता है, एक रिकॉर्ड को रिटर्न कर रहा होता है, क्योंकि अलग अलग सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स है ना, तो वो रीड में तो सिर्फ देखना है, लेकिन राइट ऑपरेशन में तो एक नया एक रिकॉर्ड भी चाहिए कि उसको अपेंड किया जा सके। जो सपोज 3 रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ रही है एक फाइल को, और जब नया कुछ लिखेंगे तो एक 4th रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो एक रिकॉर्ड को अपेंड किया जाएगा ना उसमें। तो राइट ऑपरेशन का अलग मैकेनिज्म है, रीड का अलग है। रीड को तो सिर्फ रिकॉर्ड रिटर्न करना कि ये रिकॉर्ड में वो फाइल सेव्ड है। राइट ऑपरेशन को तो एक नया रिकॉर्ड भी अपेंड करना पड़ेगा। तो ये फाइल स्ट्रक्चर 2 हो गया, जो कि फिगर 2 के द्वारा डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे। यहाँ फाइल को एज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स कहा गया है। तो बहुत सारी कुछ बाइट्स को मिला के सपोज ये एक रिकॉर्ड बन गया, ये दूसरा रिकॉर्ड, तो इस फाइल को एक रिकॉर्ड के फॉर्म में देखा जा रहा है, सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। नाउ थर्ड फाइल स्ट्रक्चर है। नाउ इन द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइल, जो कि हमारे देखिए फिगर 3, ये कुछ आपका हायरार्कियल फॉर्म हो गया। यू कैन सी इन द फिगर 3 अ फाइल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ एक को क्या रिकॉर्ड कहा गया और एक कंप्लीट ब्रांचेस कह सकते हैं, तो ये कंप्लीट ट्री हो गई। एक पर्टिकुलर को रिकॉर्ड कहा गया है, तो ये ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स की तरह हो गया। नॉट नेसेसरीली ऑल द सेम लेंथ, सारे रिकॉर्ड जरूरी नहीं कि सेम लेंथ के हों। जैसे यहाँ पे तो फिगर 2 में हमने देखा लगभग सेम ही लेंथ के सारे रिकॉर्ड्स हैं, बट वहाँ नहीं है ट्री वाले में। ईच कंटेनिंग अ की फील्ड इन अ फिक्स पोजिशन इन द रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड पे उसकी की फील्ड भी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो की एंड वैल्यू वाला पेयर यहाँ पे मेंटेन्ड है। ये की वैल्यू क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे। द ट्री इज स्टोर्ड ऑन द फील्ड जस्ट टू अलाउ द रैपिड सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक की। ट्री इज स्टोर्ड ऑन द फील्ड, ये देखिए ये ट्री स्ट्रक्चर किसको मेंटेन कर रहा होता है, की को एंड वैल्यू को। की मदद से क्या है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना इजी रहता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अलग अलग फाइल्स, अलग अलग रिकॉर्ड्स हो गए, देन वो ट्री स्ट्रक्चर में यहाँ पे स्टोर्ड है। तो ये हमारे 3 स्ट्रक्चर्स हो गए फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर में, फाइल स्ट्रक्चर 1, फाइल स्ट्रक्चर 2 एंड फाइल स्ट्रक्चर 3। नाउ फाइल को एक्सेस करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। फाइल एक्सेस मेथड, लेट्स लुक एट द वेरियस वेज टू एक्सेस फाइल्स स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी।
फाइल जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है तो उस फाइल को एक्सेस करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो क्या क्या मेथड्स है, सबसे पहले हम नेम देख लेते हैं. सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, इसको हम देखेंगे. फिर डायरेक्ट एक्सेस होता है, फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम. एंड देन इंडेक्स्ड एक्सेस होता है, इंडेक्सिंग का मेथड यूज होता है यहाँ पे. सो इन्हीं तीनों को हम फिर, ये अलग अलग थियोरेटिकल पॉइंट्स है. सिक्वेंशियल एक्सेस है, फिर डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस है, एंड देन इंडेक्स्ड या सिक्वेंशियल एक्सेस है. सो लेट्स सी वन बाय वन ईच ऑफ देम. सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, जैसे ये आपका हार्ड डिस्क है, ये अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. जैसे ये आपका सपोज ये हार्ड डिस्क है, इसको इंटरनल बहुत सारे सिलेंडर्स कहा जाता है इसको, ठीक है. सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऐसे इसकी पूरी कैपेसिटी डिवाइडेड, लॉजिकली डिवाइड किया जाता है इसको. और ये सपोज आउटर सिलेंडर है, तो ऐसे अलग अलग फिर सेक्टर्स में डिवाइडेड रहते हैं ये सिलेंडर्स. ये हार्ड डिस्क वाले, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर. तो इस एक को, जैसे ये इंटरनल, फिर इस तरीके से, यहाँ तो सिर्फ एक आउटर सिलेंडर दिखाया गया आपको. तो ये कंप्लीट जो है ना, ये वाला, इसको एक सेक्टर कहा जाता है. ये रहा, देखिए ये एक सेक्टर हो गया, ये वाला पोर्शन, दिस वन. ये इसमें जैसे एक सेक्टर ये हो गया, सेकंड सेक्टर ये, थर्ड ये, और एक पर्टिकुलर को सिलेंडर कहा गया. अलग अलग सिलेंडर्स होंगे, ये आउटर सिलेंडर हो गया, फिर अंदर ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं. तो हम लोग हार्ड डिस्क का सपोज आउटर सिलेंडर देख लेते हैं. लॉजिकली इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया, ये एक सेक्टर कहलाएगा. और वन सेक्टर को सपोज एक ब्लॉक कहा जा रहा है, एक ब्लॉक ऑफ हार्ड डिस्क, सपोज वन ब्लॉक ऑफ मेमोरी. तो वन ब्लॉक का साइज कितना बता दिया गया, 512 बाइट्स, मतलब एक सेक्टर को ही हम ब्लॉक कह रहे हैं यहाँ पे. तो जब सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, फाइल एक साथ स्टोर्ड है, जैसे सात सात सेक्टर्स में, मतलब जैसे फर्स्ट सेक्टर में ये सेकंड सेक्टर हो गया, तो इसका अगला कंटेंट यहाँ पे होगा. फिर वो फाइल बड़ी है, उसको और स्पेस चाहिए, तो उससे सटा हुआ जो सेक्टर होगा या ब्लॉक होगा, वहां पे फाइल होगी. सिक्वेंशियली वो स्टोर्ड है, तो सिक्वेंशियली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं हम. तो ये हो गया वन ब्लॉक, सपोज 512 बाइट्स का है. हम मान के चलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का या हर एक हार्ड डिस्क का अपना सेपरेट लॉजिकल वो हो सकता है स्ट्रक्चर. तो सपोज यहाँ मान के चलते कि 512 बाइट्स को एक ब्लॉक माना गया है. अब फाइल को सिक्वेंशियल एक्सेस, मतलब एक फाइल है जिसको अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर्ड है. सपोज 10th वाला ब्लॉक है, उसमें कुछ कंटेंट है, फिर 10th के बाद हो सकता है 11, 12, 13, ये सब उस मोमेंट पे फ्री नहीं है. सपोज नेक्स्ट फ्री क्या मिला उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, 15th वाला ब्लॉक है, फिर 11th वाला ब्लॉक फ्री मिला. तो ये क्या आपस में लिंक्ड रहते ब्लॉक. सीक्वेंस इधर इस पे मत जाइए नंबरिंग पे. 11th फिर 13th एक सीक्वेंस, मतलब ये एक तरीके से अटैच्ड है. पहले इस ब्लॉक को एक्सेस किया जाएगा, फिर इससे इस नेक्स्ट कंटेंट जो कंटिन्यूएशन में है वो 15th ब्लॉक में है, फिर 11th ब्लॉक में है, फिर मतलब कंटेंट इस तरीके से स्टोर्ड है, तो उसको एक्सेस भी इसी तरीके से किया जाएगा एक सीक्वेंस में. जिस सीक्वेंस में स्टोर किया गया फाइल को, उसी सीक्वेंस में एक्सेस किया जाएगा, तो इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस. तो इसको देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेस द फाइल सिक्वेंशियली. मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स ज़्यादातर ये सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड ही देखते हैं, मतलब फाइल्स को सिक्वेंशियली ही एक्सेस करते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द फाइल्स नीड टू बी एक्सेस्ड सिक्वेंशियली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्वेंशियली ही एक्सेस कर रहा होता है इन्हें. इन सिक्वेंशियल एक्सेस दी ओएस रीड द फाइल वर्ड बाय वर्ड, फाइल को रीड किया जाता है. अ पॉइंटर इज मेंटेन्ड विच इनिशियली पॉइंट्स टू द बेस एड्रेस ऑफ द फाइल. बेस एड्रेस मतलब जैसे पहली बार वो कहाँ पे, उसका कंटेंट शुरू कहाँ से, 10th ब्लॉक से, तो ये बेस एड्रेस हो गया कि एक्चुअल में कहाँ से शुरुआत है. फिर तो वो ये सारे ब्लॉक्स लिंक्ड रहते हैं आपस में, फिर उसको एक सीक्वेंस में एक्सेस कर लिया जाता है. नाउ if the user wants to read first word of the file, then the pointer provides the word to the user and increases its, वो word by word उसकी वैल्यू, वो जो read pointer है वो उसको ट्रैक रखता रहेगा कि यूजर ने कहाँ तक पढ़ा है, फिर वो वर्ड बाय वर्ड उसको फाइल दिखाता जाएगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइल. ये पॉइंटर गाइड करेगा यूजर को. मॉडर्न वर्ड सिस्टम्स डू प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, बट अब क्या है, मोस्टली सिक्वेंशियली ही फॉलो होता था, बट अब मॉडर्न सिस्टम्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो वहाँ पे या वर्ड सिस्टम्स जो आ रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है चीज़ों को, और इंडेक्स्ड एक्सेस भी पॉसिबल है. फाइल का जो कंटेंट देखना है या जो पर्टिकुलर फाइल देखनी है वो जल्दी से
उसका डायरेक्ट एक्सेस भी हो सकता है फाइल का, या इंडेक्स्ड एक्सेस भी, ये हम आगे पढ़ेंगे. बट द मोस्ट यूज्ड मेथड इज सिक्वेंशियल एक्सेस, स्टिल मोस्ट यूज्ड है ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा नीड टू बी सिक्वेंशली एक्सेस. ज़्यादातर फाइल्स को तो एक सीक्वेंस में ही एक्सेस किया जाता है. जैसे टेक्स्ट है, कोई भी यूजर है कोशिश करेगा जहां से रीड है वहीं से वो कंप्लीट उसको पढ़े, जंप ना करे. ऑडियो फाइल्स है, उसमें भी जो यदि कुछ चीज सुनी जा रही है तो एक सीरीज में ही सुनी जाए, या कोई वीडियो प्ले है, तो डेफिनेटली सिक्वेंशियल एक्सेस ही ज्यादातर यूजर्स फॉलो करते हैं. डायरेक्ट एक्सेस में क्या होगा? द डायरेक्ट एक्सेस इज मोस्टली रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स. के केस में डायरेक्ट एक्सेस की जरूरत पड़ती है कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना है डायरेक्टली, एक सीक्वेंस की जरूरत नहीं है. सपोज 20 रोल नंबर्स का डाटा स्टोर्ड है एक फाइल में, बट डायरेक्ट हमें 18th रोल नंबर की डिटेल्स चाहिए, तो उधर डायरेक्ट एक्सेस इज बेटर. हम फालतू में 17 रोल नंबर्स की डिटेल्स देख के क्या करेंगे? नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी नीड फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. डेटाबेस का तो कॉन्सेप्ट ही होता है, फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट चलता है उसमें. फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन मतलब यूजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बस उतना ही देखना चाह रहा है. तो डेटाबेस के केसेस में डायरेक्ट एक्सेस इज यूजफुल. द सिक्वेंशियल एक्सेस कैन बी वेरी स्लो एंड इनएफिशिएंट इन सच केसेस. ऐसे केसेस में सिक्वेंशियल एक्सेस बहुत स्लो भी रहेगा और इसको इनएफिशिएंट भी माना जाएगा. सपोज एवरी ब्लॉक ऑफ द स्टोरेज स्टोर्स 4 records एंड वी नो दैट द record we needed is stored in the 10th block. सपोज हर ब्लॉक में मैक्सिमम 4 रिकॉर्ड सेव्ड है, और बाय चांस हमें जो रिकॉर्ड चाहिए वो कौन से ब्लॉक में सेव्ड है? 10th ब्लॉक में. In that case, the sequential access will not be implemented because it will traverse all the blocks in order to access the needed record. 10th ब्लॉक तक जाते जाते फालतू में उतने रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे. एक ब्लॉक में 4 रिकॉर्ड है, तो 10th ब्लॉक मतलब 9th ब्लॉक तक कितने हो गए? 36 रिकॉर्ड्स. 9 into 4 36. तो 36 रिकॉर्ड्स तो फालतू में देखने पड़ेंगे. 37th रिकॉर्ड सपोज हमें देखना हो 10th ब्लॉक में सेव्ड है, तो इससे बेटर है डायरेक्टली ही 10th ब्लॉक में पहुंचा जाए. सो वहाँ डायरेक्ट एक्सेस ठीक रहेगा. सो डायरेक्ट एक्सेस विल गिव द रिक्वायर्ड रिजल्ट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क सच एज डिटरमाइनिंग द डिजायर्ड ब्लॉक नंबर. बस यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्स्ट्रा मेहनत ये करनी पड़ती है कि एग्जैक्टली वो फाइल कहाँ से शुरू है, किस ब्लॉक नंबर में वो रिकॉर्ड है, या जो भी इंफॉर्मेशन यूजर देखना चाह रहा है. हाउएवर दैट इज जनरली इम्प्लीमेंटेड इन डेटाबेस एप्लीकेशंस. बेसिकली डेटाबेस एप्लीकेशंस में तो डायरेक्ट एक्सेस इज वेरी यूजफुल, इसका यूज वहाँ पे किया जाता है. जैसे डेटाबेस सिस्टम है, डायरेक्टली ये वाला रिकॉर्ड देखना जो यहाँ पे सेव्ड है, तो सिक्वेंशियल एक्सेस करेंगे तो यहाँ से पूरा इसको मेमोरी को मतलब इस डेटाबेस को सर्च किया जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा. डायरेक्ट एक्सेस में क्या है? डायरेक्टली इस रिकॉर्ड तक पहुंचा जाएगा. ठीक है. सो डायरेक्ट एक्सेस इज डेफिनेटली एफिशिएंट इन केस ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स सिक्वेंशियल एक्सेस के मुकाबले. तो देखिए अलग अलग एक्सेस मेथड्स है, बट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन या एप्लीकेशन क्या चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है किस एक्सेस मेथड की, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेता है. फिर इंडेक्सिंग में एक इंडेक्स मेंटेन किया जाता है. इफ अ फाइल कैन बी स्टोर्ड ऑन एनी ऑफ द फाइल देन एन इंडेक्स कैन बी असाइंड टू अ ग्रुप ऑफ सर्टेन रिकॉर्ड्स. कुछ रिकॉर्ड्स को कुछ इंडेक्सिंग दे दी जाती है, फिर उस इंडेक्स के माध्यम से उस रिकॉर्ड तक पहुंचा जाता है, और जो उससे उसके साथ का रिकॉर्ड सपोज हमें चाहिए तो उस रिकॉर्ड तक इंडेक्स के थ्रू पहुंच गए, फिर सिक्वेंशियल एक्सेस करके उस रिकॉर्ड तक पहुंच जाएंगे जो चाहिए हमें. हाउएवर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स. हर एक के लिए इंडेक्स यदि मेंटेन करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है और मेमोरी भी बहुत खर्च हो जाती है. तो इंडेक्सिंग के भी बहुत बहुत मेथड्स होते हैं, तो कुछ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन कर लिया जाता है. नाउ द इंडेक्स इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ अ रिकॉर्ड इन द फाइल. इंडेक्स कुछ नहीं है, बस उस फाइल का एग्जैक्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया जाता है कि इस एग्जैक्ट मतलब उस फाइल का एड्रेस मेंटेन कर लिया जाता है कि वो फाइल कहाँ पे उस फाइल का ये रिकॉर्ड किस एड्रेस पे स्टोर्ड है, डायरेक्ट एड्रेस मेमोरी लोकेशन का. नाउ इन इंडेक्स एक्सेसिंग सर्चिंग इन अ लार्ज डेटाबेस बिकम्स वेरी क्विक एंड easy, but we need to have some extra space in the memory to store the index value. बहुत ज़्यादा डेटाबेस है तो इंडेक्स अपने आप में जगह बहुत घेर लेता है, तो वहाँ भी अलग अलग टाइप की इंडेक्सिंग भी अपने आप में बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट यहाँ पे टास्क बहुत ईजी हो जाता है. तो सारे रिकॉर्ड्स के लिए यदि इंडेक्स नहीं पॉसिबल है मेंटेन करना, तो बीच बीच में कुछ रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन कर लिया जाता है, क्योंकि सबके लिए मेंटेन करेंगे यदि लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है तो वो इंडेक्स बनाने में ही उतना स्पेस चला जाएगा.
तो रिसोर्सेज को भी तो ढंग से देख के चलना है ना। तो अब देखिए इन्हीं पॉइंट्स को दोबारा से अच्छे से यहाँ पे थ्योरेटिकली फिर से बताया गया। फाइल एक्सेस मैकेनिज्म्स रेफर्स टू द मैनर इन विच द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल में बी एक्सेस्ड। फाइल के रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करना है, सेवरल वेज है। सिक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस कहा गया जिसको। देन योर इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस, तो सिक्वेंशियल एक्सेस में डेफिनेटली एक सीक्वेंस फॉलोड है। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को अलग थ्योरेटिकली थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन है। A sequential access is that in which the records are accessed in some sequence. That is, the information in the file is processed एक order में है, in order one record after the other. This access method is the most primitive one. मतलब पहले से ही जो popular है यही method है sequential access method. The idea of sequential access is based on the tape model, which is a sequential access device. जो आपके magnetic tapes वगैरह थे, storage devices, वहाँ पे वो सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस ही थे। चीज़ें एक सीक्वेंस में स्टोर्ड रहती थी और उनमें एक्सेस भी उसको सिक्वेंशियली किया जाता था। द सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड इज बेस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स इन अ फाइल आर टू बी प्रोसेस्ड। ये सिक्वेंशियली ही डेफिनेट प्रोसेस किया जाता है फाइल्स, उन रिकॉर्ड्स को। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड ही ज़्यादा पॉपुलर है, बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रांजेक्शन फाइल है तो वहाँ भी सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड फॉलो होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस का। कंपाइलर्स यूजुअली एक्सेस फाइल्स इन दिस फैशन, मतलब वो सिक्वेंशियल एक्सेस में ही एक कंपाइलर फाइल्स को एक्सेस करता है। इन ब्रीफ, इन पॉइंट्स को और ब्रीफली आप देखना चाहते हैं तो डाटा इज एक्सेस्ड वन रिकॉर्ड राइट आफ्टर अनदर इज इन ऑर्डर। एक ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को देखा जाता है। रीड कमांड कॉज अ पॉइंटर टू बी मूव्ड अहेड बाय वन बाय वन रीड किया जाता है रीड पॉइंटर के थ्रू। राइट पॉइंटर क्या करता है, राइट कमांड एलोकेट्स स्पेस फॉर द रिकॉर्ड एंड मूव द पॉइंटर टू द न्यू एंड ऑफ द फाइल। मतलब एंड ऑफ द फाइल पे ही कुछ आप राइट कर सकते हो। मतलब इस मेथड में सिक्वेंशियली ही देखा गया तो एंड ऑफ द फाइल तक पॉइंटर मेंटेन रहता है, वहाँ कुछ नया आप ऐड कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो। सच ए मेथड इज रीजनेबल फॉर टेप, ये मैग्नेटिक टेप्स वगैरह के लिए रीजनेबल है। अब डेफिनेटली हर एक्सेस मेथड के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होगा, इट इज सिंपल टू प्रोग्राम एंड ईजी टू डिजाइन। ये सिंपल टू प्रोग्राम एंड ईजी टू डिजाइन है। Sequential file is best used if storage space. Disadvantages of sequential access क्या है, sequential file is time consuming process. ये time consuming process है, इसकी data redundancy high रहती है and random searching possible नहीं है, एक sequence में ही जाना पड़ेगा। तो database के applications में ये useful नहीं है। Direct access में समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोसेस एवरी रिकॉर्ड इन अ फाइल। बहुत लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है तो ज़रूरी नहीं है कि एक सपोज 50th रिकॉर्ड तक जाना तो फालतू में वो 49 रिकॉर्ड्स को पहले सर्च करो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे रिकॉर्ड्स को सिक्वेंशियली ही एक्सेस करना पड़े। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोसेस ऑल द रिकॉर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंट इन द मेमोरी। इन ऑल सच केसेस डायरेक्ट एक्सेस इज यूज, जैसे डेटाबेस के केस में। The disk is a direct access device which gives us the reliability to random access of any file block. तो जो आपका डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, ये जो हार्ड डिस्क ही है मेन। हार्ड डिस्क बेसिकली आपका डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है, यहाँ पॉसिबल है डायरेक्ट एक्सेस करना। इन द फाइल देयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल ब्लॉक्स एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ दैट ब्लॉक्स। वो उस पूरे को लॉजिकली एक डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक्चुअली में वो फिजिकल भी मेंटेन रहता है और लॉजिकली भी। और फिर उन ब्लॉक्स में रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है और डायरेक्टली उस ब्लॉक को एक्सेस कर लिया जाता है जहाँ पे वो रिकॉर्ड स्टोर्ड है। एग्जाम्पल, डेटाबेसेस आर ऑफन ऑफ दिस टाइप सिंस दे अलाउ क्वेरी प्रोसेसिंग। अलग अलग टाइप की क्वेरीज होती हैं, डायरेक्टली कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स चाहिए तो उसमें हर एक बार सीक्वेंस थोड़ी होगा, वो डायरेक्टली वो रिकॉर्ड्स मिल जाए बस क्वेरी के थ्रू। दैट दे अलाउ क्वेरी प्रोसेसिंग that involves immediate access to large amounts of information. All reservation systems fall into this category. जैसे कोई रिजर्वेशन सिस्टम है, आपको करंट स्टेटस चेक करना है कि इस ट्रेन में कौन कौन सी सीट वैकेंट है, या इस वो जो भी उसका कैबिन का नेम है कि इसमें कितनी सीट्स हैं एसी वाले उसमें, तो वो पूरी सीक्वेंस ऑफ ट्रेन के रिकॉर्ड्स को थोड़ी दिखाएगा, वो डायरेक्टली उस बॉक्स से रिलेटेड डिटेल्स दिखा देगा कि इसमें कितने सीट्स अवेलेबल है। सो इन ब्रीफ दिस मेथड इज यूजफुल फॉर डिस्क। हार्ड डिस्क के केस में मेथड यूजफुल रहता है डायरेक्ट एक्सेस। द फाइल इज व्यूड एज अ नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स। फाइल को डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स या रिकॉर्ड्स में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ
ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस में एक सीक्वेंस में ही चीज़ें हों. देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच ब्लॉक्स आर रीड और रिटन, इट कैन बी डन इन एनी ऑर्डर. इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये डन होगा, DONE. यूजर नाउ सेज रीड एंड रेदर देन रीड नेक्स्ट. ये नेक्स्ट 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 करके नहीं आएगा, डायरेक्ट बोल देगा कि मुझे nth रिकॉर्ड को रीड करना है. n is the number relative to the beginning of the file, not relative to an absolute physical disk location. फाइल की बिगिनिंग से उसको देखनी है चीज़ें, वो डिस्क को सीक्वेंस में नहीं एक्सेस करेगा. तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. एडवांटेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सेस फाइल हेल्प्स इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम OLTP लाइक ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स. इन डायरेक्ट एक्सेस फाइल सॉर्टिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड. एक सॉर्टिंग की जरूरत है, डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया जाता है. सॉर्टिंग वहाँ जरूरी होती है जहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन करना होता है और सिक्वेंशियल एक्सेस जहाँ पे मेंटेन होता है या फॉलो होता है. इट एक्सेसेस द डिजायर्ड रिकॉर्ड्स इमीडिएटली. डिजायर्ड रिकॉर्ड्स इमीडिएटली देख सकते हैं इसमें. इट अपडेट्स सेवरल फाइल्स क्विकली. सेवरल फाइल्स क्विकली अपडेट हो जाती है यहाँ पे. इट हैज़ बेटर कंट्रोल ओवर रिकॉर्ड एलोकेशन. रिकॉर्ड किस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करना, तो ये अच्छा कंट्रोल रहता है इस सिस्टम के पास. डिसएडवांटेजेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस फाइल डज नॉट प्रोवाइड बैकअप फैसिलिटी. बैकअप फैसिलिटी नहीं रहती है इसमें, ये एक्सपेंसिव भी होता है. इट हैज़ लेस स्टोरेज स्पेस एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल फाइल. सिक्वेंशियल फाइल के मुकाबले इसका स्टोरेज स्पेस लेस हो जाता है. अब इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड, इसमें क्या होता है? द इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस मेथड का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन. इधर भी डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है, लेकिन एक इंडेक्स मेंटेन कर लिया जाता है, तो डायरेक्ट एड्रेस पता चल जाता है, तो उस रिकॉर्ड तक डायरेक्टली पहुंचा जा सकता है. बेसिकली इट इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिक्वेंशियल एज वेल एज डायरेक्ट एक्सेस. देखिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी एड्रेस एग्जैक्ट मेंटेन हो, तो नियर बाई कुछ रिकॉर्ड्स के लिए बीच बीच में मेंटेन हो जाता है. फिर उस रिकॉर्ड तक, जैसे रोल नंबर 18 की डिटेल्स चाहिए, हमने इंडेक्स में क्या क्या मेंटेन किया. सपोज 25 रोल नंबर्स तक का डाटा है हमारा, हमने इंडेक्स मेंटेन कर लिया रोल नंबर 1 का, रोल नंबर 5 का, 10 का, 15 का, 20 का और 25 का. हमें जाना रोल नंबर 18 तक, तो हमारे पास नियर बाई किसका मेंटेन है? रोल नंबर 15 का या रोल नंबर 20. बेसिकली आगे ही बढ़ा जाता है. तो रोल नंबर 15 का सपोज एड्रेस है, 15 के बाद फिर एक सीक्वेंस में एक्सेस कर लिया जाता है डिस्क को. 15 के बाद 16, 17, 18, तो ये सिक्वेंशियल हो गया. और डायरेक्ट एक्सेस आप इंडेक्स से पहुंच गए. तो ये जो मेथड होता है इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस, ये सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. नाउ थर्ड पॉइंट है, the main idea of this method is to first access the file directly and then it accesses sequentially. पहले तो डायरेक्ट एक्सेस कर लिया गया उस लोकेशन को, जैसे 15th रोल नंबर का था, और फिर एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड 18 तक, सपोज 18 या 17 तक जाना है, तो फिर वहाँ एक सीक्वेंस फॉलो होगी. 15 के बाद 16, फिर 17, 18, जो भी चाहिए. इन दिस एक्सेस मेथड इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग एन इंडेक्स. तो एक इंडेक्स मेंटेन्ड होता है. इंडेक्स अपने आप में बहुत जगह घेरता है. द इंडेक्स इज नथिंग बट अ पॉइंटर टू अ ब्लॉक. मतलब पॉइंट, उस ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस वो सेव किए हुए रहता है, मेंटेन किए रहता है. तो पॉइंटर टू अ ब्लॉक मतलब पॉइंटर सेव क्या करता है? ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस रहेगा उसके पास. नाउ द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द इंडेक्स इज मेड टू एक्सेस अ रिकॉर्ड इन अ फाइल. डायरेक्टली एक रिकॉर्ड को यहाँ पे एक्सेस किया जाता है. द इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एक्सेस इज यूज्ड टू एक्सेस द फाइल. कभी कभी इंडेक्सेस बहुत बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप में बहुत स्पेस ले लेते हैं. Sometimes the indexes are very big, so to maintain all these hierarchies of indexes are built in which one direct access of an index leads to the information of another index access. एक प्राइमरी इंडेक्स हो गया, सेकेंडरी इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्स यदि बहुत बड़ा है तो कुछ रिकॉर्ड्स जैसे गैप में रिकॉर्ड्स हैं, तो एक प्राइमरी इंडेक्स जो कि प्राइमरी मेमोरी में सेव कर लिया, फिर वहाँ पूरा इंडेक्स सेव करेंगे तो वो पूरी मेमोरी को घेर लेगा. तो उसको क्या करेंगे हम? सेकेंडरी लेवल ऑफ एक इंडेक्सिंग बनाएंगे, उसको हम स्टोर कर लेंगे सेकेंडरी स्टोरेज में. तो अलग अलग हायरार्कीज ऑफ इंडेक्स भी हम मेंटेन कर सकते हैं. इट इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस. सिक्वेंशियल एक्सेस के ऊपर ही ये हायरार्कीज मेंटेन होती है इंडेक्सिंग की. इट यूजेज एन इंडेक्स टू कंट्रोल द पॉइंटर वाइल एक्सेसिंग फाइल्स. तो वो इंडेक्स ही पॉइंटर का काम कर रहा होता है फाइल्स को एक्सेस करते वक्त. इसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. तो एडवांटेजेस क्या है? In index sequential access file, sequential file and random file access is possible. ये दोनों possible है. Then it accesses the records very fast if the index table is properly organized. Index table यदि properly organized है तो record बहुत fast
एक्सेस किया जा सकता है। दी रिकॉर्ड्स कैन बी इंसर्टेड इन द मिडिल ऑफ द फाइल में भी रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस फॉर सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट प्रोसेसिंग, सिक्वेंशियल और डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए भी क्विक एक्सेस मेथड है ये। इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ द सिक्वेंशियल सर्च। एक रिकॉर्ड में नहीं, आप डायरेक्ट पहले जंप कर गए जैसे 15 तक थ्रू इंडेक्सिंग, तो पूरे 15 को तो एटलीस्ट एक सीक्वेंस में नहीं देखा गया ना, 15 के बाद फिर 2-3 रिकॉर्ड को सीक्वेंस में देखा जाएगा, तो ये सिक्वेंशियल सर्च की डिग्री को भी रिड्यूस कर देता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल रिक्वायर्स यूनिक कीज एंड पीरियोडिक रीऑर्गेनाइजेशन। इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, और कुछ यूनिक कीज जनरेट की जाती हैं, अलग अलग इंडेक्सिंग मेथड्स होते हैं। इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू सर्च द इंडेक्स फॉर द डाटा एक्सेस और रिट्रीवल। वो इंडेक्स को सर्च करने में ही कभी कभी टाइम लग जाता है यदि इंडेक्स बहुत बड़ा है तो। इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस, उस इंडेक्स को भी सेव करने के लिए कुछ स्टोरेज स्पेस तो इंडेक्स में ही चला जाता है, तो एक्चुअल डाटा डेफिनेटली कम से वो स्टोर हो पाता है उसमें। एक्सपेंसिव है, इट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज इट रिक्वायर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर, क्योंकि इंडेक्सिंग मेंटेन करने के लिए भी तो एक लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज और नॉलेज चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। इट इज़ लेस एफिशिएंट इन द यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस एज कम्पेयर टू अदर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टोरेज स्पेस की बात करें तो ये थोड़ा लेस एफिशिएंट है, क्योंकि इंडेक्स अपने आप में काफ़ी जगह ले लेता है, तो अदर फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स के मुकाबले ये लेस एफिशिएंट है एज फार एज स्टोरेज की बात करें तो। सो हमने यहाँ पे डिफरेंट एक्सेस मेथड्स देखे, ये देखिए क्या क्या, सिक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस, इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे स्वैपिंग। स्वैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, स्वैपिंग इज अ मैकेनिज्म इन विच अ प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्परेरीली out of main memory or move to secondary storage, that is disk, and make that memory available to other processes। देखिए प्राइमरी मेमोरी तो लिमिटेड रहती है, तो यदि कोई प्रोसेस जो कि प्राइमरी मेमोरी में है, तो वो यदि सपोज उसकी करंट प्रोसेसिंग नहीं चल रही और वो काफ़ी स्पेस घेरे हुए है और किसी और प्रोसेस को इमीडिएट रिक्वायरमेंट है मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की, तो स्वैपिंग वाली प्रोसेस में क्या किया जाता है, टेम्परेरीली टाइम बिंग के लिए जो प्रोसेस अभी करेंटली एक्टिव एग्जीक्यूशन में नहीं है उसको थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी स्टोरेज में डिस्क में जो है उस प्रोसेस को शिफ्ट कर दिया जाता है टेम्परेरीली, और उसको फिर जैसे ही मेन मेमोरी में जगह बनती है उसको वापस से उधर ले लिया जाता है और उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चालू कर दिया जाता है। तो स्वैप इन स्वैप आउट ऐसे होता रहता है, मतलब उसको हटा देना और फिर वापस से ले आना प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ताकि और प्रोसेसेस को भी मौका मिले प्राइमरी मेमोरी में आने का। तो इस मैकेनिज्म को स्वैपिंग कहते हैं। इसमें स्वैप इन स्वैप आउट दो चीज़ें होंगी, प्रोसेस को स्वैप इन ले मतलब वापस भी लाया जाएगा सेकेंडरी मेमोरी से और सेकेंडरी मेमोरी में भेजा भी जाएगा टाइम टू टाइम टेम्परेरीली। तो ऐसा लगेगा यूज़र को या फिर प्रोसेसेस इतनी फास्ट एग्जीक्यूट होंगी, ऐसा लगेगा मेन मेमोरी में ही बहुत सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही, बट ऐसा नहीं होता है। बैकग्राउंड में स्वैपिंग प्रोसेस चल रही होती है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज का भी कुछ रोल प्ले हो जाता है इसमें, लेकिन ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि ऐसा लगेगा जैसे सब चीज़ प्राइमरी मेमोरी में ही हो रही है, बट प्राइमरी मेमोरी तो लिमिटेड होती है ना। नाउ at some later time the system swaps back the process from the secondary storage to main memory, और थोड़ा टाइम बीतने के बाद जैसे टेम्परेरीली उसने सेकेंडरी स्टोरेज में उस प्रोसेस को मूव कर दिया तो वापस से उसको वो वापस ले आता है सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में जब भी स्पेस खाली होगा। दो परफॉर्मेंस इज यूजुअली अफेक्टेड बाय स्वैपिंग प्रोसेस, बट इट हेल्प्स इन रनिंग मल्टीपल एंड बिग प्रोसेसेस इन पैरेलल, एंड दैट्स द रीजन। स्वैपिंग से देखिए परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली अफेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस आप रन कर सकते हो और कोई बहुत बड़ी प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है तो जब तक वो खत्म नहीं होगी दूसरों को तो मौका मिलेगा ही नहीं, तो इसको कहते हैं स्टारवेशन, मतलब दूसरी प्रोसेस तो वेट ही करती रह जाएंगी मेन मेमोरी का। तो उस स्टारवेशन वाली स्थिति को अवॉइड करने के लिए स्वैपिंग प्रोसेस आती है कि जो बहुत बड़ी प्रोसेस है उसको बीच बीच में स्वैपिंग स्वैप आउट कर दिया जाएगा ताकि और प्रोसेसेस को भी मौका मिले, तो मल्टीपल प्रोसेसेस पैरेलल में रन हो सकती है स्वैपिंग की मदद से। स्वैपिंग इज ऑल्सो नोन एज अ टेक्निक फॉर मेमोरी कॉम्पैक्शन। मेमोरी कॉम्पैक्शन की एक टेक्निक भी होती है स्वैपिंग। स्वैप स्पेस इज अ स्पेस ऑन हार्ड डिस्क विच इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ फिजिकल मेमोरी।
एक अलग से स्वैपिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक स्पेस क्रिएट किया जाता है हार्ड डिस्क में, जहाँ स्वैपिंग प्रोसेस होती है, मतलब टेम्परेरीली कोई प्रोसेस वहाँ पे सेव हो जाती है, तो उसको स्वैप स्पेस कहा जाता है हार्ड डिस्क में। नाउ इट इज यूज्ड एज ए, ऐसे ही इसी मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं। दैट मीन्स ऐसा लगेगा कि मेन मेमोरी ही बहुत सारी, लेकिन ये एक झूठा भ्रम सा दिखाया जाता है कि ऐसा भ्रम सा हो जाता है कि है मेमोरी एक्चुअल में, बट है तो नहीं ना, वो तो सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी आपस में जो है एक तरीके से दोनों ही इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। तो ऐसी जो मेमोरी होती है जिसमें एक भ्रम सा होता है कि प्राइमरी मेमोरी ही में ही सब कुछ हो रहा है, तो इसको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सो इट इज यूज्ड एज वर्चुअल मेमोरी। जो स्वैप स्पेस है, कुछ स्पेस हार्ड डिस्क में, इसको वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज किया जाता है, विच कंटेन्स प्रोसेस मेमोरी इमेज। Now, whenever our computer runs short of physical memory, it uses its virtual memory and stores information in memory on disk. जब प्राइमरी मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी में एक्टिव प्रोसेसेस रहती है हमेशा जब सिस्टम ऑन है, और लेकिन वो लिमिटेड रहती है। तो लेकिन बहुत सारी प्रोसेसेस को रन कराना है एक साथ, तो प्राइमरी मेमोरी में तो पॉसिबल नहीं है, तब ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। दैट मीन्स थोड़ी सी सेकेंडरी स्टोरेज को भी पार्टिसिपेशन में लिया जाता है, और ये स्वैपिंग की प्रोसेस की मदद से ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी मेमोरी है हमारे पास, फिजिकल मेमोरी, बट ऐसा नहीं है। ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है, और जो भी इंफॉर्मेशन है टेम्परेरीली डिस्क पे स्टोर कर दी जाती है, लेकिन स्वैपिंग स्वैप आउट कर दी जाती है। तो स्वैपिंग प्रोसेस के केस में ही ये वर्चुअल मेमोरी रोल में आती है। तो जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेन मेमोरी है, जैसे आपका प्राइमरी मेमोरी हो गई यूजर स्पेस, जहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस रन कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये आपका हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पे स्वैप स्पेस है। सपोज प्रोसेस P1 को यदि यहाँ पे दूसरी प्रोसेस को आना है, सपोज P2 को ज़रूरत है, लेकिन स्पेस सपोज पूरा घिरा हुआ है, तो टेम्परेली सपोज P1 एग्जीक्यूट नहीं कर रही, बट वो फिर भी काफ़ी बड़ी प्रोसेस है, तो P1 को थोड़ी देर के लिए यहाँ हार्ड डिस्क में ले लिया जाएगा, और P2 जो कि हार्ड डिस्क में, उसको ये स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस P2 प्रोसेस को हमने स्वैप इन कर दिया और P1 को स्वैप आउट। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, P2 सपोज अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी, या कुछ प्रोसेस ये रन हो चुकी है, फिर इसको मौका मिलेगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए तब P2 को स्वैप आउट कर दिया जाएगा, P1 को स्वैप इन कर दिया जाएगा। ये बैकिंग स्टोर मतलब ये हार्ड डिस्क हो गया, तो ये स्वैपिंग प्रोसेस हो गई। नाउ फाइल स्पेस एलोकेशन, फाइल को डिस्क में कैसे स्पेस एलोकेट होता है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, फाइल स्पेस एलोकेशन। तो इसकी बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं, ये हम देखेंगे। फाइल्स आर एलोकेटेड डिस्क स्पेसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क में जो फाइल्स को स्पेस एलोकेट होता है वो कौन एलोकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके अलग अलग वेज होते हैं एलोकेट करने के। ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयज operating systems deploy following 3 main ways to allocate disk space to the files। तो उस मल्टीपल वेज है, तो मेन इंपॉर्टेंट 3 वेज देखते हैं हम। कंटिग्यूअस एलोकेशन होता है, लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन। ये सारे टास्क कौन परफॉर्म कर रहा होता है, फाइल स्पेस एलोकेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम के ही टास्क होते हैं सारे। तो कंटिग्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, दैट इज कंटिग्यूअस एलोकेशन। कंटिग्यूअस टर्म ही होता है साथ साथ, मतलब सारे जो ब्लॉक्स होंगे साथ साथ के ब्लॉक्स में फाइल को स्टोर किया जा रहा है। नॉन कंटिग्यूअस होता है कि वो ब्लॉक्स कहीं भी हो सकते हैं रैंडम ऑर्डर में। नाउ कंटिग्यूअस एलोकेशन में क्या होता है, इन दिस स्कीम ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ कंटिग्यूअस सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑन द डिस्क। डिस्क में कंटिग्यूअस सेट ऑफ ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करेगी, मतलब बिल्कुल साथ साथ के ब्लॉक्स में ही जितने भी ब्लॉक्स उसको चाहिए वो सारे ब्लॉक्स साथ साथ में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फाइल रिक्वायर्स n ब्लॉक्स, सपोज n ब्लॉक्स की जरूरत है एक फाइल को, एंड इज गिवन अ ब्लॉक, वो ब्लॉक B से सपोज उसकी स्टार्टिंग लोकेशन है, तो जो उसका जो B ब्लॉक सपोज भर गया और फाइल लार्ज है अभी और उसको ब्लॉक्स चाहिए, तो वो नेक्स्ट ब्लॉक किसको लेगी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए B+1 ब्लॉक को। जब B+1 ब्लॉक भर जाएगा देन वो B+2 ब्लॉक को लेगी। इस तरीके से सपोज n ब्लॉक्स उसको चाहिए, तो B+n-1 तक ये पूरे B ब्लॉक्स हो गए। तो ये कंटिग्यूअस एक के साथ एक लगे हुए सारे ब्लॉक्स है, तो इसी को कंटिग्यूअस एलोकेशन कहते हैं। तो सपोज एक फाइल है, उसको n ब्लॉक्स चाहिए और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन सपोज ब्लॉक B से है, देन द ब्लॉक्स असाइंड टू द फाइल विल बी B, B+1, B+2, B+n-1। नाउ this means that given the starting block address and the length of the file, starting block address पता चल जाए और फाइल की क्या लेंथ है इन टर्म्स ऑफ कितने ब्लॉक्स उसको चाहिए,
इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड वी कैन डिटरमाइन द ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड बाय द फाइल। वो फाइल कितने ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करेगी वो पता चल जाएगा। नाउ द डायरेक्टरी में फिर एंट्री करी जाएगी उसकी। द डायरेक्टरी एंट्री फॉर अ फाइल विद कंटिन्यूअस एलोकेशन कंटेन्स, पहले स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस रहेगा उसमें और कितना लेंथ ऑफ ब्लॉक्स उसको चाहिए, लेंथ ऑफ द एलोकेटेड पोर्शन। सपोज एक एग्जांपल है द फाइल मेल इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर हम देखेंगे। इसको सपोज इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है ब्लॉक 19 से और इसकी लेंथ है 6 मतलब 6 ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है इसको, लेकिन ब्लॉक 19 से इसकी शुरुआत है तो इसको कितने ब्लॉक्स एलोकेट होंगे, 19th ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक हो गया, 6 ब्लॉक चाहिए, फिर इसी से सटा हुआ ब्लॉक मिलेगा 20, फिर 21, 22, 23, 24, 19 से 24 तक ये 6 ब्लॉक इसको मिल जाएंगे। ठीक है, बट रियल सिनेरियो में ना ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 7 के ब्लॉक्स खाली ही हो सकता है उधर कोई और फाइल हो, तो इसीलिए रैंडमली एलोकेट होता है। ये मतलब प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल है कंटिन्यूअस एलोकेशन, बट ये भी एक वे है। जैसे देखिए ये डायरेक्टरी है, सपोज इसमें इतनी सारी फाइल्स हैं और फाइल की स्टार्ट लिखी गई है कि कौन से ब्लॉक से शुरुआत है और लेंथ कितना ब्लॉक्स उसको चाहिए। सपोज काउंट नाम की फाइल है, वो 0 से शुरुआत है और 2 लेंथ चाहिए, तो काउंट वाली फाइल को देखिए 0 ब्लॉक और 1 ये दोनों ब्लॉक मिल जाएंगे। फिर टीआर फाइल है, फाइल का नाम स्टार्टिंग 14th ब्लॉक से है ये टीआर और इसको 3 लेंथ चाहिए, 3 ब्लॉक्स, तो 14, 15, 16 ये टीआर के हो गए। ठीक है, ये क्योंकि ये पूरा हार्ड डिस्क जो है ये मेमोरी आपकी डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। देन मेल है, मेल की स्टार्टिंग किधर से, 19th ब्लॉक से। देखिए अब इसको 6 ब्लॉक्स चाहिए, 6 लेंथ है, तो 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 तक। फिर लिस्ट फाइल है, 28 इसका स्टार्टिंग ब्लॉक है और 4 तक लेंथ है, तो 28, 29, 30, 31। फिर एफ है, स्टार्ट 6 से है और 2 लेंथ है, मतलब 2 ब्लॉक्स चाहिए उसको, तो 6 और 7 ये, तो इस तरीके से फाइल्स कंटिन्यूअस एलोकेशन में एलोकेट हो गई। ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ कंटिन्यूअस एड्रेस स्पेस ऑन डिस्क। देन असाइंड डिस्क एड्रेस इज इन लीनियर ऑर्डर, लीनियर ऑर्डर में है, एक के बाद एक ब्लॉक। ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ईजी टू इम्प्लीमेंट है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज अ मेजर इशू विद दिस टाइप ऑफ एलोकेशन टेक्निक। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या है बहुत डिटेल में नहीं जाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कभी एक चैप्टर डिटेल में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ पे आएगा, ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे हम, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, बट राइट नाउ बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है। बस याद रखिए कि इस टेक्निक का मेजर इशू एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज अ मेजर इशू विद दिस टाइप ऑफ एलोकेशन टेक्निक। नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस फर्स्ट। बोथ द सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेसेस आर सपोर्टेड बाय दिस। इसमें सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस दोनों पॉसिबल है। सिक्वेंशियल डायरेक्ट एक्सेस तो ऐसे कि जैसे 19th ब्लॉक पे डायरेक्ट चले गए और फिर 24 तक तो एक सीक्वेंस में ही देखना पड़ेगा ना फाइल को, तो ये डायरेक्ट और सिक्वेंशियल एक्सेस दोनों ही सपोर्ट होते हैं इस वाले मेथड में। For direct access, the address of the kth block of the file which starts at block B can easily be obtained as B plus K. ठीक है, वो स्टार्टिंग ब्लॉक से लेके जो भी ब्लॉक चाहिए उसमें बस प्लस कर देना है तो वो एड्रेस मिल जाएगा। ये फास्ट है डेफिनेटली। दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट सिंस द नंबर ऑफ सीक्स आर मिनिमल बिकॉज ऑफ बार बार इधर उधर ब्लॉक्स को नहीं सर्च करना पड़ेगा, एक बार स्टार्टिंग में गए और फिर 7 ब्लॉक्स है तो उन ब्लॉक्स को सीक करना, ढूंढना आसान रहता है, उसमें से इंफॉर्मेशन देखना, तो नंबर ऑफ सीक्स एकदम मिनिमम रहेंगे इसमें। वरना पता चला एक ब्लॉक कहीं है दूसरा कहीं है तो इधर ब्लॉक में देखो फिर उस ब्लॉक तक जंप करो, तो टाइम तो जा रहा है ना उसमें, तो सीक टाइम बढ़ जाता है उसमें। डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस मेथड सफर्स फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दिस मेक्स इट इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, मतलब प्रॉपरली पूरी मेमोरी यूटिलाइज नहीं हो पाती इस टेक्निक से। तो ये मेथड किससे सफ़र कर रहा होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों से ही। नाउ इंक्रीजिंग फाइल साइज इज डिफिकल्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटिन्यूअस मेमोरी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। अब मेमोरी साइज सपोज 6 ब्लॉक्स का था, 7 ब्लॉक्स चाहिए, अब कुछ मेमोरी फाइल साइज इंक्रीज करना, हो सकता है वो 7 का लोकेशन 7th वाला ब्लॉक फ्री ही ना हो, तो फिर कंटिन्यूअस टेक्निक नहीं, फिर दूसरी टेक्निक रैंडम वाली फॉलो करनी पड़ेगी, बट फिर कंटिन्यूअस वाली टेक्निक फेल हो जाएगी वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट टेक्निक है, ये तो कंटिन्यूअस एलोकेशन पढ़ा हमने, अब लिंक्ड एलोकेशन देखते हैं।
लिंक्ड में क्या होगा, ब्लॉक्स कहीं पे भी रहेंगे बट वो आपस में लिंक्ड रहेंगे। मतलब एक ब्लॉक है फिर दूसरा जहाँ पे, तो वो ब्लॉक उससे लिंक्ड रहेगा, मतलब पॉइंटर्स मेंटेन रहेंगे, जैसे लिंक लिस्ट में रहते हैं कि वो पॉइंट कर रहा होगा उसकी तरफ। In this scheme, each file is a linked list of disk blocks which need not be contiguous. आपस में blocks linked list के माध्यम से linked रहते हैं। The disk blocks can be scattered anywhere on the disk. ये blocks कहीं भी बिखरे हुए रहते हैं disk में, जरूरी नहीं कि साथ साथ रहे। The directory entry contains a pointer to the starting and ending file block. Directory entry सिर्फ starting और ending के pointer का जो है वो entry रखेगी, maintain करेगी record, और बीच के सारे रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो तो लिंक्ड है ना, एक बार स्टार्टिंग का पता चल गया और एंडिंग का, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ ये स्टार्टिंग है, फिर सारे लिंक्ड आएंगे, फिर एंडिंग का पता है तो पता चल जाएगा कि हाँ फाइल एंड हो गई। नाउ नेक्स्ट है, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक ऑक्यूपाइड बाय द फाइल। हर एक ब्लॉक के पास नेक्स्ट ब्लॉक का पॉइंटर मेंटेन रहता है। नाउ पॉइंटर का मतलब होता है वो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस उसके पास रहेगा। The file jeep in the following image shows how the blocks are randomly distributed. एक फाइल हम देखेंगे कि जीप कैसे उससे रिलेटेड जो ब्लॉक्स हैं वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका लास्ट ब्लॉक 25 है। इट कंटेन्स -1 इंडिकेटिंग है, जब जिसका पॉइंटर में लास्ट में -1 होगा दैट मीन्स अब नल पॉइंटर, मतलब अब फाइल का एंड आ गया, अब वो ब्लॉक कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, तो वहां पे -1 आ जाएगा। जिसके लिंक लिस्ट में जिसके जो ब्लॉक में -1 है लास्ट में, दैट मीन्स अब वो नल पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा होता, मतलब अब कोई एड्रेस की तरफ वो ब्लॉक कनेक्टेड नहीं है, तो वो एंड ऑफ फाइल है। एंड इट डज नॉट पॉइंट टू एनी अदर ब्लॉक। तो इस फाइल का लास्ट ब्लॉक है 25। तो देखते हैं, जैसे ये जीप फाइल है, स्टार्टिंग 9 से है, इसका एंड है 25th ब्लॉक पे। तो देखिए 9 से शुरुआत है, तो पहला ब्लॉक इसका इधर आया, फिर इसके बाद अगला नंबर हमने 16 के पास, देखिए एरो है 16, ये 1 किससे लिंक्ड है, 16 वाले से। 16 फिर किससे लिंक्ड है, 1 से। फिर ये 1 किससे लिंक्ड है, 2 से। 2 किससे लिंक्ड है, -1, मतलब है तो 25th वाला, लेकिन इसका पॉइंटर क्या मेंटेन्ड है, -1। तो -1 का मतलब ये नल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल आ गया। तो उसको कितने ब्लॉक्स चाहिए थे, 5 ब्लॉक्स, बट ये सब कंटिग्यूअस नहीं है, ये रेंडमली एलोकेटेड है। Now each file carries a list of links to disk blocks. एक लिंक लिस्ट की तरह पॉइंटर्स मेंटेन करने होते हैं इसमें। डायरेक्टरी कंटेन्स लिंक और पॉइंटर टू द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ फाइल। डायरेक्टरी में फर्स्ट ब्लॉक का वो मेंटेन रहेगा, कौन से ब्लॉक से शुरुआत है, और उसका एंड भी। इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाला इशू नहीं आता है। इफेक्टिवली यूज्ड इन सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल में इफेक्टिवली यूज हो जाती है ये टेक्निक, मतलब ये एलोकेशन का तरीका। एंड नाउ इनएफिशिएंट इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस फाइल। डायरेक्ट एक्सेस फाइल के केस में ये चीज़ इनएफिशिएंट है, कौन सा, लिंक्ड एलोकेशन। सिक्वेंशियल के लिए ठीक है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, सो लेट्स लुक एट द एडवांटेजेस फर्स्ट। एडवांटेजेस है, फाइल साइज डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफाइड। फाइल साइज को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, इधर कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। डिसएडवांटेजेस है, इट डज सिक्वेंशियल एक्सेस एफिशिएंटली एंड इज नॉट फॉर डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए ठीक है, बट डायरेक्ट एक्सेस के लिए एफिशिएंट नहीं है। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर वेस्टिंग स्पेस। पॉइंटर मेंटेन करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली वहाँ कुछ मेमोरी तो वेस्ट हो रही है। ब्लॉक्स स्कैटर एवरीवेयर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क सीक्स में भी नेसेसरी। ब्लॉक्स क्योंकि स्कैटर्ड है तो डिस्क मतलब टाइम तो लग ही जा रहा है ना एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने में, तो इसको सीक टाइम कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ डिस्क को बार बार सर्च करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए, इसी को डिस्क सीक्स कहा जाता है। तो लार्ज नंबर ऑफ डिस्क सीक्स यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। रिलायबिलिटी, व्हाट इफ अ पॉइंटर इज लॉस्ट और डैमेज्ड। यदि थोड़ा भी पॉइंटर्स मेंटेन नहीं है कि नेक्स्ट ब्लॉक किस एड्रेस पे है, सपोज वो डाटा लॉस हो गया या पॉइंटर वो डैमेज हो गया, तो रिलायबल नहीं है। वो तो फिर किसी भी ब्लॉक की तरफ पॉइंट करेगा, या हो सकता है वो एंड ऑफ फाइल शो कर दे जबकि फाइल एंड ही नहीं है। कुछ भी इशू आ सकता है इसमें, तो थोड़ा कम रिलायबल हो जाता है यदि पॉइंटर्स लॉस हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। नाउ लास्ट टेक्निक है इंडेक्स्ड एलोकेशन। इसमें इंडेक्सिंग होती है। इन दिस स्कीम अ स्पेशल ब्लॉक नोन एज द इंडेक्स ब्लॉक। ये रहा, जैसे जी फाइल है, इसका एक इंडेक्स मेंटेन हो जाएगा कि 19th इंडेक्स है। अब बाकी सारे ब्लॉक्स यहीं से निकलेंगे 19th इंडेक्स से। 10, 9, 16, 25, 1 सारे ब्लॉक्स का वो मेंटेन रहेगा। एक स्पेशल ब्लॉक इन दिस
scheme, a special block known as the index block contains the pointers to all the blocks occupied by a file. Each file has its own index block. हर फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक मेंटेन हो जाता है. मतलब ये 19th वाला ब्लॉक ही, हर एक में पॉइंटर नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, ये पॉइंटर बता देगा हर एक ब्लॉक के लिए. इस इंडेक्स में ही सब मेंटेन रहेंगे और हर फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होता है. नाउ द ith एंट्री इन द इंडेक्स ब्लॉक कंटेन्स द डिस्क एड्रेस ऑफ द ith फाइल ब्लॉक. कोई भी एंट्री है इंडेक्स ब्लॉक, ये सपोज ith, तो दैट मीन्स यहाँ ये इस फाइल का इंडेक्स ब्लॉक है. ये बाकी सारे ब्लॉक्स के पॉइंटर्स को, एड्रेसेस को मेंटेन रखेगा. नाउ द डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक एज शोन इन द इमेज. तो इस तरीके से डायरेक्टरी सिर्फ इंडेक्स ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, बाकी सारी चीज़ें इंडेक्स वाले ब्लॉक में सेव्ड रहेगी. मतलब नेक्स्ट ब्लॉक्स के एड्रेस भी और किस सीक्वेंस में जाना, मतलब इसके बाद ये ब्लॉक, उसके बाद वो सीक्वेंस भी वही मेंटेन रहेगी इंडेक्स ब्लॉक में. प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स ऑफ कंटिग्यूअस एंड लिंक्ड एलोकेशन. कंटिग्यूअस और लिंक्ड एलोकेशन की जो भी इश्यूज हैं तो उसका सॉल्यूशन इंडेक्स्ड एलोकेशन में है. नाउ अ इंडेक्स ब्लॉक इज क्रिएटेड हैविंग ऑल पॉइंटर्स टू फाइल्स. फाइल्स के बाकी ब्लॉक्स के सारे पॉइंटर्स उसमें मेंटेन रहेंगे. तो एक पूरा इंडेक्स ब्लॉक मेंटेन रहता है. हर फाइल का एक अलग इंडेक्स, हर फाइल का इंडेक्स ब्लॉक अलग अलग होगा. जैसे कोई और फाइल है तो उसका इंडेक्स ब्लॉक सपोज 20 हो सकता है. ठीक है, तो वो मेन ब्लॉक, बस इंडेक्स ब्लॉक यहाँ मेंटेन रहेगा डायरेक्टरी में, बाकी चीज़ें इंडेक्स ब्लॉक में रहेंगी उस फाइल से रिलेटेड कि का और क्या क्या ब्लॉक्स हैं, उनका एड्रेस क्या क्या है मेमोरी में, सब फिर यहाँ से देखना पड़ेगा. लेकिन मेन डायरेक्टरी में सिर्फ ये बता देगा कि ये इसका इंडेक्स ब्लॉक है इस जीप फाइल का. Each file has its own index block which stores the addresses of disk space occupied by the file. वो फाइल एक्चुअल में कहाँ स्टोर्ड है तो वो इंडेक्स ब्लॉक मेंटेन रहेगा डायरेक्टरी में, वो एड्रेस कंटेन करेगा. डायरेक्टरी कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ इंडेक्स ब्लॉक्स ऑफ फाइल्स. डायरेक्टरी सिर्फ इंडेक्स ब्लॉक का एड्रेस कंटेन करेगी, लेकिन फिर इंडेक्स ब्लॉक तक एक बार पहुंच गए तो इंडेक्स ब्लॉक में फिर बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. तो ये हो गया इंडेक्स्ड एलोकेशन. इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है. सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस फर्स्ट. तो एडवांटेजेस में क्या देखिए, फर्स्ट है दिस सपोर्ट्स डायरेक्ट एक्सेस टू द ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड बाय द फाइल. तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं फाइल को. एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक्स. तो फाइल ब्लॉक्स को फास्ट एक्सेस मिल जाता है इसकी मदद से. इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू था वो भी ओवरकम हो जाता है. नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, द पॉइंटर ओवरहेड फॉर इंडेक्स्ड एलोकेशन इज ग्रेटर देन लिंक्ड एलोकेशन. क्योंकि एक ही ब्लॉक में बहुत सारे पॉइंटर्स मेंटेन्ड अलग अलग ब्लॉक के, तो पॉइंटर ओवरहेड तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एक ही ब्लॉक पे थोड़ा बर्डन आ जाता है. सो पॉइंटर ओवरहेड ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू लिंक्ड एलोकेशन. फॉर वेरी स्मॉल फाइल्स, से फाइल्स दैट एक्सपेंड ओनली 2 to 3 blocks, द इंडेक्स्ड एलोकेशन वुड कीप वन एंटायर ब्लॉक फॉर द पॉइंटर्स. बहुत छोटी फाइल के लिए फिर बहुत एफिशिएंट नहीं है. पता चला एक इंडेक्स ब्लॉक सिर्फ इंडेक्स ही मेंटेन करा जबकि फाइल ही इतनी छोटी है. सो विच इज़ इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन. लार्ज फाइल के लिए तो ठीक है, बट बहुत छोटी फाइल्स जो सिर्फ 2-3 ब्लॉक्स ही लिए हुए हैं तो वहाँ पे तो एक ब्लॉक तो सिर्फ इंडेक्स के लिए ही हो गया. तो मेमोरी यूटिलाइजेशन इनएफिशिएंट है एज फार एज स्मॉल फाइल्स आर taken into consideration. However, in linked allocation we lose the space of only one pointer per block. linked allocation में एक ब्लॉक में एक ही पॉइंटर का सेव कर रहे थे, बट इंडेक्स ब्लॉक तो बहुत सारे ब्लॉक्स का पॉइंटर्स की इंफॉर्मेशन है ना, तो उस पर थोड़ा बर्डन आ जा रहा है. सो इस चैप्टर में इतना ही. एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें. सो चैप्टर 16 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमने पढ़ा रिगार्डिंग फाइल मैनेजमेंट. फाइल क्या होती है, देन फाइल का पूरा सिस्टम, फाइल सिस्टम्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है फाइल के, एक फाइल पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, देन फाइल टाइप्स क्या क्या, उसका पूरा हमने कंप्लीट टेबल देखा. फिर फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है, तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स हमने देखे, स्ट्रक्चर 1 2 3. फाइल एक्सेस मेथड्स में सिक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, देन इंडेक्स्ड एक्सेस, ये हमने पढ़ा. देन इसके बाद हमने पढ़ा स्वैपिंग टेक्निक क्या होती है, फाइल स्पेस एलोकेशन की वेज क्या है, तो कंटिग्यूअस एलोकेशन हमने देखा. देन वी टॉक्ड अबाउट लिंक्ड एलोकेशन एंड लास्टली अबाउट इंडेक्स्ड एलोकेशन.
सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।